ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? आई थिंक जो अपना डिस्कशन स्टार्ट हुआ था रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और वहां पे अपन ने स्टार्ट किया था ईजी रिलेशन के साथ, राइट? तो कुछ पॉइंट जो अपन ने कल के सेशन में फिगर आउट किए थे, एक बार क्विकली उनको देखने की ट्राई करते हैं, क्विकली रिकॉल करते हैं, और उसके बाद अपन आज के सेशन के साथ प्रोसीड करते हैं। जस्ट या तो कल अपन ने एक पहले डिस्कस किया था, ईजी रिलेशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था अपन ने एक्चुअली, और जहां पे अपन ने इसकी स्टार्टिंग की थी 3 पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट ये था कि ईजी रिलेशन को आप क्या बोल सकते हो, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, इट इज आल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। सेकंड पॉइंट अपन ने ये देखा था कि अगर आपको जावा में ईजी रिलेशन इंप्लीमेंट करना है तो जो कीवर्ड आपकी हेल्प करेगा उसका नाम क्या है, एक्सटेंड्स। और तीसरा पॉइंट अपन ने देखा था, जब ईजी रिलेशन की बात करते हैं तो उसका जो मेन एडवांटेज निकल के आता है वो क्या होता है, रीयूजेबिलिटी, राइट? तो इन 3 पॉइंट के साथ अपन ने सेशन स्टार्ट किया था ईजी रिलेशन पे कल का, और उसके बाद अपन ने एक एक पॉइंट पे डिस्कशन किया था, जहां पे अपने को ये पता चला था, अगर आपको कोई पूछे कि इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या होता है या फिर चाइल्ड क्लास क्रिएट करने का मेन पर्पस क्या होता है, तो क्या होता है चाइल्ड क्लास क्रिएट करने का मेन पर्पस, पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को कुछ और फंक्शनैलिटी के साथ क्या करना, एक्सटेंड करना। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास या मेन पर्पस ऑफ एक्चुअली ईजी रिलेशन, राइट? उसके बाद अपन ने एक पॉइंट फिगर आउट किया था यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल रहती है, चाइल्ड में, राइट? और फिर अपन ने 3-4 पॉइंट फिगर आउट किए थे प्रैक्टिकली कि पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, लेकिन उस रेफरेंस वेरिएबल पे अपन ओनली किसकी प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं, पेरेंट की। किसकी नहीं कर सकते, चाइल्ड की नहीं कर सकते, क्योंकि चाइल्ड की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल नहीं होती, पेरेंट में अवेलेबल नहीं होती। सेकेंड पॉइंट अपन ने देखा था, चाइल्ड टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। उस पे अपन दोनों की प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं, पेरेंट की भी और चाइल्ड की भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तीसरा पॉइंट अपन ने फिगर आउट किया था कि पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, लेकिन उस रेफरेंस वेरिएबल पे ओनली अपन किसकी प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं, पेरेंट की। किसकी नहीं कर सकते, चाइल्ड की नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट अपन ने फिगर आउट किया था कि चाइल्ड टाइप का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। ये 4 पॉइंट अपन ने प्रैक्टिकली फिगर आउट किए थे। उसके बाद अपन ने देखा था कि पूरी जावा में हर एक क्लास की पेरेंट क्लास कौन होती है, ऑब्जेक्ट क्लास। और ऐसा क्यों किया गया है, जितनी भी कॉमन फंक्शनलिटी है जो लगभग हर एक जावा क्लास को चाहिए, उन्होंने क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर उसको डाल रखा है, और ऑब्जेक्ट क्लास को क्या बना रखा है, पेरेंट, ताकि वो कॉमन फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास के पास क्या होने वाली है, अवेलेबल होने वाली है। सो मतलब क्या एडवांटेज मिल रहा है, एक बार लिखो, मल्टीपल टाइम उसको क्या कर सकते हो आप, रीयूज कर सकते हो, राइट? ओके, सो दैट मींस व्हाट वी आर गेटिंग, रीयूजेबिलिटी। उसके बाद अपन ने देखा था कि जब इनहेरिटेंस के साथ बात करते तो बहुत सारे तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं, टोटल 6 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। पहला अपन ने देखा था सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड कौन सा था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड कौन सा था, थर्ड था अपना हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। नंबर 4 क्या था, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, फिफ्थ वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड सिक्स्थ वन इज साइक्लिक इनहेरिटेंस, राइट? ओके, जहां पे मैंने आपको कल के सेशन में बोला था कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नीचे वाले दो है, मल्टीपल और साइक्लिक, और उसमें भी जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है वो आपका मल्टीपल है, राइट? लेकिन इस पे अपन ने डिस्कस नहीं किया था कल के सेशन में, लेकिन इससे पहले के चारों पार्ट पे अपन डिस्कशन कर चुके थे। तो एक बार अगर क्विकली देखें क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास, इसके अंदर आएगा, सिंगल या सिंपल कुछ भी बोलो आपको। सेकंड, व्हाट इज मल्टी लेवल, ऑब्वियसली एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास और मल्टीपल इंटरमीडिएट बेस क्लासेस, किसके अंदर आएगा, मल्टी लेवल। इंटरमीडिएट बेस क्लास का मतलब क्या होता है, किसी सिनेरियो में एज ए पेरेंट की तरह काम कर सकता है और किसी सिनेरियो में एज ए चाइल्ड की तरह काम कर सकता है। हायरार्किकल, हायरार्किकल एक पेरेंट क्लास और मल्टीपल डायरेक्ट चाइल्ड क्लासेस, राइट? दैट इज व्हाट हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड कोई नया नहीं है, जो तीनों ऊपर अपन ने डिस्कस किए इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन अगर आप लगाओगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा, हाइब्रिड। तो ये चारों पे अपन ने कल डिस्कशन किया था। तो चलो फिर आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं किसके साथ, द इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ना उसको आराम ध्यान से सुनना, क्योंकि वेदर आप फ्रेशर लेवल पे अपीयर हो रहे हो, वेदर आप एक्सपीरियंस लेवल पे अपीयर हो रहे हो, वेदर नॉर्मल कंपनी या वेदर टियर 1 कंपनी, सबके लिए ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल लेवल की कंपनी यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन कर सकती है, और अच्छे लेवल की कंपनी आपको किस तरीके से क्वेश्चन कर सकती है, जस्ट ऑब्जर्विंग। मल्टीपल इनहेरिटेंस पहले तो क्या होता है ये समझने की ट्राई करते हैं। तो जैसे अपन ने बाकी सारे इनहेरिटेंस डायग्रामेटिकली समझे, इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो इसका डायग्राम में कुछ ऐसा बनाऊंगा, मान लो एक क्लास है आपके पास ए, एक क्लास है आपके पास बी, राइट? एक क्लास है आपके पास सपोज करो सी, राइट? एंड
डायग्राम इज दिस। फाइन, अगर मैं आपको बोलूं कि इस डायग्राम को देख के मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आपको क्रिएट करनी है, तो क्या डेफिनेशन आप बनाने वाले हो? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ए और बी कैसी क्लास है? पेरेंट। और सी कैसी क्लास है? चाइल्ड। तो मतलब द कंसेप्ट ऑफ वन चाइल्ड एंड मल्टीपल डायरेक्ट पेरेंट क्लास कम्स अंडर व्हाट? मल्टीपल इनहेरिटेंस। राइट, तो चलो बाकी में भी अपन ने डेफिनेशन देखी, यहाँ पर भी देखी है, लेकिन बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? द रीजन इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि बाकी जितने भी आपने डिस्कस किया अब तक, कौन सा सिंपल, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, ये सारे के सारे जावा सपोर्ट करता है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा क्या नहीं करता? सपोर्ट नहीं करता है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है कि क्यों सपोर्ट नहीं करता। इस तरीके की चीज आप जावा में नहीं कर सकते, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्लास हो और उसकी एक से ज्यादा डायरेक्ट पेरेंट क्लास हो। ये स्ट्रक्चर अगर आपने बनाने की ट्राई की, ये पॉसिबल नहीं है जावा में। राइट, अब आपको किस तरीके से आंसर देना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपको पूछा जाए कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है या नहीं, तो आपको इमीडिएटली नो नहीं बोलना है, क्योंकि इससे थोड़ा अच्छा इंडिकेशन ही जाएगा। क्योंकि एक्चुअली अगर अपन देखें, जावा में दो कंसेप्ट होते हैं, एक के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं, एक के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जावा में दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है क्लास और दूसरा होता है आपका इंटरफेस। राइट, तो अभी क्लास के बारे में तो आपको पता है, क्लास क्या होता है? लॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है, क्लास ऑब्जेक्ट के बीच में वन टू मेनी रिलेशन होता है, एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स, यू नो क्या होती है क्लास और किस तरीके चलती है, सिंटैक्स आपको पता है। लेकिन इंटरफेस के बारे में आपको नहीं पता, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगेन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में इंटरफेस के रिगार्डिंग, बात करेंगे अपन उसकी, एक एक पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, जहां के बाद कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अभी फिलहाल अपन इंटरफेस पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अभी खाली मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है या नहीं, तो आपको आंसर देना है क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्या नहीं होता? सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस आप कर सकते हो। राइट, क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होगा, इंटरफेस के थ्रू कर सकते हो। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू सपोर्ट क्यों नहीं होता? तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये क्या नहीं हो रहा है? सपोर्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही आप वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करोगे, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, जब ऐसी प्रॉब्लम है तो इंटरफेस में भी वो सेम प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर इंटरफेस में कैसे सपोर्ट करता है? चलो उसकी बात करेंगे अपन, लेकिन पहला मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है इस तरीके से। अब देखो, जैसे आप ये बोलोगे कि जावा में क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, चलो नॉर्मल लेवल का इंटरव्यू और इसको मान लेगा, कोई फर्दर क्वेश्चन होगा नहीं। बट यही अगर आप एक्सपीरियंस या टियर 1 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इससे फर्दर क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो मैं बनाता हूं फर्दर क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट आपने बोला, जैसे मान लो ये लिखने की ट्राई करता हूं मैं, देखना आराम से देखना। मान लो मैंने लिखा क्लास, और सपोज एक क्लास है कुछ भी, लेट्स सपोज पेरेंट। देखो आराम से देखना, मैं बताता हूं आपको। एक क्लास है पेरेंट, और मान लो एक क्लास में लिख रहा हूं क्या? पेरेंट 1। एक क्लास में लिख रहा हूं पेरेंट 1, और जैसे ही मैंने मान लो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिखने की ट्राई की, सपोज क्लास चाइल्ड, मैंने क्या लिखा? एक्सटेंड्स पेरेंट कॉमा लेट्स से पेरेंट 1। देखो मैं यहाँ पे क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे क्या लगाने की ट्राई कर रहा हूँ? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब अगर आप लाइन नंबर 7 पे जाके देखोगे तो क्या हो रहा है? एक चाइल्ड क्लास है और उसके कितने पेरेंट है? 2 पेरेंट है। तो एक चाइल्ड क्लास, एक से ज्यादा पेरेंट, कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? मल्टीपल। तो देखो इमीडिएटली लाइन नंबर 7 जो आपने लिख रखा है ना, वहां पे एरर आने वाला है, क्योंकि पॉइंट जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग जावा क्लास के थ्रू किसको सपोर्ट नहीं करेगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक बार चला के देखते हैं एरर आती है या नहीं, और उसके बाद अपन फर्दर डिस्कस करते हैं। तो फिर यहाँ पे एक बार मूव करते हैं अपन जहां पे अपनी ये फाइल पड़ी है, दैट इज डेस्कटॉप, और जैसे आप इसको चलाने की ट्राई करोगे जावा सी टेस्ट.जावा, तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली कंपाइलर आपको एरर देने वाला, कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 7 पे, जहां पे आपने क्या करने की ट्राई की है? मल्टीपल इनहेरिटेंस करने की ट्राई की है। राइट, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, ये तो इस बात का प्रूफ है। बट अब देखो, अच्छी कंपनी में आपको कंफ्यूज करने का तरीका मैं बताता हूँ, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट हियर, सपोज करो, मान लो आपने ये लिखा, आराम से देखना, क्या ये पॉसिबल है? ये जो लाइन नंबर 4 पे मैंने लिखा, क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि ये चलेगा, इसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं। क्योंकि कल का जो एग्जांपल अपन ने प्रैक्टिकल देखा था, उसमें अपन ने ऐसे ही कुछ किया था। एक क्लास को पेरेंट बनाया, एक क्लास को चाइल्ड बनाया, फिर वो अपन ने 4 पॉइंट फिगर आउट किए थे, पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल, पेरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट एंड ऑल। तो ये चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन अगर मैं चला के दिखाऊं, तो फिर यहाँ पे क्या आने वाला, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। अगर आप कंपाइल करोगे, कंपाइलेशन विल बी फाइन। दिस इज
परफेक्टली फाइन, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो अगर इसका डायग्राम बनाने जाओगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, पहले तो चलो एक बार डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, एक क्लास है, कौन सी क्लास, चाइल्ड, ओके, और इसकी एक क्लास है, कौन सी क्लास, पेरेंट, इसकी पेरेंट है, तो पेरेंट की तरफ आपका एरो होगा पेरेंट। अब मैं यहाँ पे एक चीज रेज कर रहा हूँ, आराम से देखो। देखो कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, वो ये कि बाय डिफॉल्ट जावा में हर एक क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट, राइट। इसका मतलब ये जो चाइल्ड है, एक तो इसकी पेरेंट क्लास कौन है, पेरेंट, और एक इसकी पेरेंट क्लास कौन होगी, ऑब्जेक्ट, जो अपन ने कल बोला था। तो ऐसा है, तो फिर ये जो क्लास है इसकी कितनी पेरेंट क्लास हो गई, एक से ज्यादा, और अगर एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो गई तो फिर ये भी कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल। तो फिर रोकना तो इसको भी चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं रुक रहा है, ये तो चल रहा है। तो या तो दो स्टेटमेंट अपन ने दिए हैं, या तो मैंने कल आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट क्लास सबकी क्या होती है, पेरेंट क्लास, या तो ये स्टेटमेंट गलत है, या दूसरा जो आज मैंने बोला है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता क्लास के थ्रू, या तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों में से कौन सा गलत है, ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट क्लास होती है ये गलत है, या फिर जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता ये गलत है, क्योंकि दोनों में से एक तो गलत होगा, क्योंकि अदरवाइज तो फिर ये नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको डायग्राम, ये तो फिर ऑब्वियसली क्या बन गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो चलना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन ये चल रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट होती है ये गलत है, या फिर जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता ये गलत है। देखो एक्चुअली मैं आपको क्या बोलूंगा, कल जो स्टेटमेंट दिया था ना कि ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट क्लास होती है, वो भी करेक्ट है, आज जो स्टेटमेंट दिया है ना ये भी करेक्ट। तो फिर ये क्या है, वो क्या रहा है, एक्चुअली खाली कंफ्यूज करने का तरीका, और ये फ्रेशर लेवल पे नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छे लेवल का इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब मैं बात बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया जाए ना, तो फिर आपको एक चीज बोलने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कल का पॉइंट जो था वो थोड़ा आपने एक्सपर्टीज तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया था। आपने कल बोला था कि ऑब्जेक्ट क्लास सबकी क्या होती है, पेरेंट क्लास, बट एक पॉइंट आप और मेंशन कर लेते तो ज्यादा एक्सपर्ट आंसर होता। ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट क्लास होती है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अभी जो ये मैं एग्जाम बना, ये जो मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ ना, ये जस्ट मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया, बट एक्चुअली ये डायग्राम गलत है, दोनों पॉइंट तो सही है, ये डायग्राम गलत है। क्या होगा पता है, मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा इसको इस तरीके से रियलाइज करो कि अगर इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे चाइल्ड क्लास, चाइल्ड की पेरेंट, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड का पेरेंट कौन है, पेरेंट क्लास। देखो अगर अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जावा में हर एक क्लास की पेरेंट क्लास कौन होती है, ऑब्जेक्ट क्लास, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब क्या मतलब होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का, वो समझना। अगर किसी क्लास की कोई और पेरेंट क्लास है तो ऑब्जेक्ट क्लास उसकी डायरेक्ट पेरेंट क्लास नहीं होगी। अगर किसी क्लास की कोई और पेरेंट क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्लास उसकी क्या होगी, डायरेक्ट पेरेंट क्लास। तो जैसे यहाँ पे देखो, चाइल्ड की पेरेंट कौन है, पेरेंट, तो चाइल्ड की डायरेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होने वाली। पेरेंट का कोई पेरेंट है क्या, नहीं, तो इसके ऊपर कौन होगा, ऑब्जेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, पेरेंट में, और बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, चाइल्ड में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की भी सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, चाइल्ड में। तो देखा जाए तो चाइल्ड का भी पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा पेरेंट है, इनडायरेक्ट। किसके थ्रू हो रहा है, पेरेंट के थ्रू हो रहा है। तो डायग्राम एक्चुअली ये सही है इस वाले का, राइट। और अगर ये डायग्राम क्या है, ये कौन सा इनहेरिटेंस है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और कल अपन ने देखा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है या नहीं, ऑफ कोर्स करता है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नहीं हो रहा है, मल्टी लेवल हो रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी क्लास की कोई और पेरेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास उसकी इनडायरेक्ट पेरेंट होगी। अगर किसी क्लास की कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्लास उसकी क्या होगी, डायरेक्ट पेरेंट। तो देखो आप कितना भी हायरार्की चलाओ, एक क्लास तो ऐसी होगी सबसे ऊपर वाली जिसकी कोई भी पेरेंट नहीं होगा, और जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा उसके ऊपर ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब उसके नीचे जितनी भी क्लास आ रही है सबके अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, अवेलेबल। अल्टीमेटली टारगेट क्या था ऑब्जेक्ट क्लास को सबको पेरेंट बनाने के पीछे, कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सारी क्लास में क्या रहे, अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली वो रहने वाली, राइट। तो यहां से देखो कितने पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये, किसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लास, क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। दूसरा पॉइंट, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता, किसके थ्रू, क्लास के थ्रू, लेकिन किसके थ्रू करता है, इंटरफेस के थ्रू। तीसरा पॉइंट, अगर किसी क्लास की कोई पेरेंट क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लास उसका डायरेक्ट पेरेंट होगा। अगर किसी क्लास की कोई पेरेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास उसका इनडायरेक्ट पेरेंट होगा, राइट। तो पहले कुछ पॉइंट मेंशन करो, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
Keep studying multiple inheritance and keep it important. Multiple inheritance. Look उसके अंदर the concept of one child class, the concept of one child class and multiple parent classes, the concept of one child class and multiple parent classes, the concept of one child class and multiple parent classes comes under multiple inheritance. The concept of one child class and multiple parent classes comes under multiple inheritance. Multiple inheritance. Next, second point, keep it important. Java doesn't support multiple inheritance. Java doesn't support multiple inheritance through classes. Java doesn't support multiple inheritance through classes, but it supports multiple inheritance. But it supports multiple inheritance. Through interfaces. Java doesn't support multiple inheritance through classes, but it supports multiple inheritance through interfaces. Object class, तीसरा point, object class is by default parent class of every Java class. Object class is by default parent class of every Java class, either directly or indirectly. Object class is by default parent class of every Java class, either directly or indirectly. Next point, if a class is having parent class, then object class will be indirect parent class. Then object class will be indirect parent class of that class. If a class is having parent class, then object class will be indirect parent class of that class. If a class is not having any parent class, if a class is not having any direct parent class, then object class will be direct parent class. Object class will be direct parent class of that class. इस पॉइंट में चेंज कर देना, इससे पहले जो लिखा ना, if a class having parent class then direct parent class. If a class having direct parent class, right? Okay, fine then. Just write it down. इसको इस पैटर्न में लिख लो एक्चुअली, कि ये अगर आपने बना रखा है ना ये वाला, तो इसका डायग्राम ये वाला रॉन्ग है एक्चुअली, ये वाला करेक्ट है, तो इधर अपन बना रहे हैं, राइट। तो अगर इस तरीके से कंफ्यूज किया जाए कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा, तो फिर चल कैसे रहा है, तो एक्चुअली ये डायग्राम ही गलत है। मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है इस केस में, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है।
ओके, अब चलो क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट क्यों नहीं होता है। तो चलो अब इसको जानने के ट्राई करते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट नहीं होने के पीछे क्या रीजन है। जैसे मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे एक क्लास मैंने लिखा पेरेंट, एक क्लास लिखा मैंने पेरेंट 1, फाइन, ओके, ऑब्जर्व हियर। अब यहाँ पे मान लो ये थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि रीजन आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट नहीं होता। जस्ट मैंने मान लो यहाँ पे एक मेथड लिखा void m1, सपोज एक मेथड लिखा मैंने m1 और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, लेट्स सपोज system.out.println, और यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ लेट्स से पेरेंट क्लास का m1 मेथड है ये, राइट, पेरेंट क्लास का m1 मेथड है, इसी तरीके से कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट हियर इस पेरेंट 1 क्लास के अंदर भी मैं एक मेथड लिख रहा हूँ, इस पेरेंट 1 क्लास के अंदर भी एक मेथड लिख रहा हूँ मैं, एंड दैट इज void m1, और यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ। और क्या प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ system.out.println, system.out.println, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेरेंट 1 क्लास का ये कौन सा मेथड है, m1 मेथड है। ओके, एक बार यहाँ पे देखना इसको, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने पास दो क्लास है, एक क्लास कौन सी है पेरेंट, एक क्लास कौन सी है पेरेंट 1। दोनों क्लास के अंदर एक मेथड है, किस नाम से, m1 नाम से, मतलब सेम नाम से दोनों क्लास के अंदर क्या है, मेथड है। देखो ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि इस वाली क्लास का और इस वाली क्लास का आपस में कोई रिलेशन है नहीं, ये क्लास बिल्कुल अलग है और ये क्लास बिल्कुल अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों में सेम नाम का मेथड हो सकता है। सपोज करो जैसे पहले वाली क्लास को जरूरत पड़ती है क्या करने का, सम करवाने का, और सम करवाने के लिए अगर ये क्लास मेथड लिखती है उसका नाम क्या रखेगा, सम, ताकि क्या रहे, रीडेबिलिटी रहे, कि किसी को भी देख के समझ में आ जाए कि सम मतलब ये मेथड क्या काम कर रहा होगा, सम करने का काम कर रहा होगा। सपोज दूसरी क्लास को भी रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, सम करने की, तो ये भी अपने मेथड का नाम क्या रखेगा, सम, क्योंकि इससे भी इसकी भी क्या होगी, रीडेबिलिटी होगी। ये ऐसा थोड़ी सोचेगा कि जावा में कोई क्लास होगी जिसके अंदर ऑलरेडी उसका नाम क्या होगा, सम होगा, तो मुझे सम नहीं रखना चाहिए, ये भी सोचेगा, क्योंकि इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली दो क्लास में सेम नाम की मेथड हो सकती है, बहुत कॉमन है, राइट, क्योंकि अगर दोनों में सेम तरीके की रिक्वायरमेंट है, सपोज करो इस क्लास में पीडीएफ डाउनलोड करने का चाहिए, ये मेथड का नाम क्या देगा, ऑब्वियसली पीडीएफ डाउनलोड देगा, ताकि कोई भी समझ जाए। ये भी मेथड का नाम क्या देना चाहेगा, पीडीएफ डाउनलोड। तो फिर दो क्लास के अंदर सेम नाम की मेथड होना काफी कॉमन है। अब इस केस में प्रॉब्लम ये है कि सपोज एक बार के लिए अपन सोचते हैं कि जावा क्या सपोर्ट करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, एक बार के लिए सोचते हैं अपन। तो अगर जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता मतलब ये पॉसिबल है, आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब इसकी दो पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, इसकी दो पेरेंट क्लास है, कौन सा, एक तो पेरेंट और दूसरा कौन सा, पेरेंट 1, राइट। आराम से देखना, अब मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेन मेथड लिख रहा हूँ ताकि अपन इसको चला सके। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यू नो कि क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो ऑल। यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाओगे, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, आपको पता है सिंटेक्स एंड ऑल। एंड सपोज मैंने क्या किया, m1 मेथड को कॉल करने की ट्राई कर। देखो कल की क्लास से आपको फ्लो पता है ना कि किस तरीके चलने वाला है। तो सबसे पहले कौन आएगा, कंपाइलर, इसको चलाने के लिए फ्लो क्या है, देखो पकड़ते फ्लो, m1 मेथड कॉल हुआ, m1 मेथड कॉल हुआ किस पे, सी पे। कंपाइलर के अकॉर्डिंग सी कौन से टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, चाइल्ड क्लास में, चेक करेगा m1 विथ नो आर्गुमेंट मेथड प्रेजेंट है या नहीं है। ये रहा चाइल्ड क्लास, क्या चाइल्ड क्लास के अंदर m1 विथ नो आर्गुमेंट मेथड प्रेजेंट है, ऑब्वियसली है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तो इसके पास एक नहीं, इसके पास कितने m1 अवेलेबल है, दो, क्योंकि इसका ये भी पेरेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी, तो ये m1 भी किसके अंदर अवेलेबल है, चाइल्ड के अंदर, और इसका ये भी पेरेंट है और ये भी पेरेंट है, तो ये m1 भी किसके अंदर अवेलेबल है, चाइल्ड के अंदर। तो चाइल्ड के अंदर m1 नाम से कितने मेथड अवेलेबल है, दो। जब दो मेथड अवेलेबल है तो फिर यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज होने वाला है कि भाई पहला मेथड या दूसरा मेथड, दोनों में से किसको चांस देना है या दोनों में से किसको कंसिडर करना है, राइट। देखो कोई प्रायोरिटी वाली बात तो है नहीं, दोनों ही पेरेंट है, मतलब दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। तो फिर पेरेंट वाली m1 चलेगी या पेरेंट 1 वाली m1 चलेगी, देयर इज नो क्लियर कट क्लैरिटी। और यहाँ पे अगर क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है, एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो उसको क्या बोलते हैं ना, जब भी एक से ज्यादा ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी।
राइट मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किसके पास जाना है, फर्स्ट वन के पास जाना है या सेकंड वन के पास जाना है। दिस इज एम्बिगियस, मतलब मल्टीपल ऑप्शन से और मल्टीपल ऑप्शंस में से ये क्या नहीं कर पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक चाइल्ड के कितने पेरेंट है, एक से ज्यादा पेरेंट है। उस केस में प्रॉब्लम ये है कि मान लो एक से ज्यादा पेरेंट है और सारे पेरेंट में अगर सेम नाम की कोई प्रॉपर्टी है और चाइल्ड अगर उस सेम नाम की प्रॉपर्टी को कॉल करता है तो फिर अब ये प्रॉपर्टी आएगी कहां से, पहले वाली से आएगी, दूसरे वाली से आएगी। और यहाँ पे तो सपोज करो दो ही क्लास है, एक और क्लास होती जिसमें भी M1 नाम की प्रॉपर्टी होती और इसकी मान लो 3 पेरेंट क्लास होती, तो पहले से आएगी, दूसरे से आएगी, तीसरे से आएगी, देयर इज नो क्लैरिटी। और एक बात नोटिस कर लेना, एक बार मेथड कॉल कर रहे हो तो इसकी वजह से एक मेथड चलने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट की भी चल जाए और पेरेंट वन की भी चल जाए, दिस इज इम्पॉसिबल। क्योंकि मेथड एक बार कॉल किया तो एक ही चलने वाला है, लेकिन अब जब एक ही चलने वाला है तो ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि किसको, पेरेंट वाला या पेरेंट वन वाले का। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी। मतलब मल्टीपल ऑप्शन है उसमें से ये क्या नहीं कर पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। और इसी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम के चलते जावा किसको सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, राइट। तो अभी मैं आपको सिनेरियो क्या बता रहा हूं, आप बोलोगे कि सपोज यहाँ पे अगर M2 होती तो फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर यहाँ पे M2 होता तो अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि अभी तो अगर देखोगे तो चाइल्ड के पास M1 तो कितनी है, एक ही है, जो कि किससे आ रही है, इस पेरेंट से आ रही है। लेकिन क्या ये चल जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। रीजन इज क्योंकि इनको अगर ये देखना होता, जावा के कंपाइलर को अगर ये देखना होता कि जितनी भी क्लास है उसमें किसी में सेम नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो इतना चेक करना क्या होने वाला है, हैक्टिक होने वाला। और उसके लिए क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। क्योंकि अभी तो आप यही देख रहे हो खाली कितनी क्लास पेरेंट है, 2। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होता तो कोई 100 क्लास को भी क्या बना सकता है, पेरेंट बना सकता है। और अभी तो हर एक क्लास के अंदर खाली कितनी मेथड है, एक मेथड है। लेकिन अगर मान लो 100 क्लास पेरेंट होती और हर एक क्लास के अंदर 100 मेथड होती तो कितनी चेक करनी पड़ती, 10,000 मेथड को चेक करना पड़ता कि कहीं किसी में कुछ कॉमन तो नहीं है। और किसी में भी कॉमन हो तो रोकना है, कॉमन नहीं हो तो चलने देना है। बट अगर इतनी चेकिंग करने जाएगा तो ये अननेसेसरी क्या कंज्यूम होने वाला है, टाइम। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि 2 क्लास में सेम नाम की प्रॉपर्टी होना बहुत ही कॉमन है। इसका मतलब अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस करोगे तो एम्बिग्यूटी आने का चांसेस ज्यादा है। इसीलिए हम कुछ भी चेकिंग नहीं करवाएंगे, हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो अब अगर जैसे ही लाइन नंबर 15 पे आपने ऐसा करने की ट्राई की कि एक से ज्यादा क्लास को आप क्या बना रहे हो, पेरेंट, इमीडिएटली क्या आने वाली है, एरर। वेदर एम्बिग्यूटी हो रही है नहीं हो रही है वो चेक नहीं होने वाला। क्योंकि इतना चेकिंग करना है कि एम्बिग्यूटी हो रही है या नहीं हो रही है, तो फिर बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इतना टाइम अगर हमेशा लगेगा प्रोग्राम चलने में तो इट विल कंज्यूम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। सो इसीलिए ऑब्वियसली इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया कि जावा क्या सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। तो जहां पर भी इवन आपने दूसरी क्लास को एक साथ पेरेंट बनाने की ट्राई की, वहीं पे क्या आ जाएगी, एरर। तो अभी लाइन नंबर 15 पे क्या आएगी, एरर। जबकि अभी तो कोई एम्बिग्यूटी हो नहीं रही है क्योंकि दूसरे में नाम क्या है, M2। लेकिन एम्बिग्यूटी होती तब भी एरर है, नहीं होती तब भी एरर है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है नहीं। रीजन उसके पीछे यही है कि एम्बिग्यूटी हो सकती है। देखो ये लाइन नंबर 15 पे वैसे ही आपको क्या दे देगा, एरर, जहां पे आपने दूसरी एक और क्लास को क्या बनाने की ट्राई की है, पेरेंट, राइट। तो क्यों रुकता है ये, क्योंकि क्या हो सकता है इससे, एम्बिग्यूटी। तो मैं यहाँ पे देखो एक अगर इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूं तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यही था जो इतना बड़ा अपन ने लिखा है। उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि अभी अपने पास क्या थी, एक क्लास थी, कौन सी क्लास, चाइल्ड क्लास। ओके, इसका एक पेरेंट था, कौन, पेरेंट क्लास। इसका एक और पेरेंट बनाया अपन ने, कौन, पेरेंट वन। ओके, यहाँ पे पेरेंट के पास एक मेथड थी, कौन सी, M1। यहाँ पे पेरेंट वन के पास एक मेथड थी, कौन सी, M1। यहां से अपन ने क्या किया, चाइल्ड पे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट पे किसको कॉल करने की ट्राई की, M1 को। लेकिन जैसे ही M1 को कॉल करने की ट्राई करोगे, इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो M1 यहां से आ रही है, एक M1 यहां से आ रही है। सो देन ये डिसाइड नहीं कर पाएगा, और डिसाइड नहीं कर पाने का मतलब क्या हो रहा है, इसको एम्बिग्यूटी, एंड दैट्स व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। देखो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जावा सपोर्ट क्यों नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को, तो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉब्लम आएगी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम इन जावा। तो फिर सेम कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसमें उसके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखना, एम्बिग्यूटी मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन। तो जहां पर भी एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे वहां पे क्या आने वाली है, एम्बिग्यूटी। यहाँ पर है, आगे चल के और भी कहीं पे आ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी जस्ट इससे अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले वहां पर भी ऐसा होने वाला है।
तो वो क्या बोलेगा, एम्बिग्यूटी, राइट। एम्बिग्यूटी मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन जहां पर वो क्या नहीं कर पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। देखो तो ऐसे पूछा जा सकता मल्टीपल सेंटेंस क्यों सपोर्ट नहीं करता, दूसरा ऐसे पूछा जा सकता है कि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या है, तीसरा एक और इसका नाम दे रखा है, ऑल्दो कोई सेंस है नहीं उसका, क्योंकि ये देखो ये मैंने स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अगर ऊपर भी इसी तरीके से ले जाऊं तो फिर ये एक तरीके से कौन सी शेप बन गई, डायमंड की शेप बन गई, राइट। तो इसको जावा में डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। व्हाट इज डायमंड प्रॉब्लम, द सेम थिंग, जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मल्टीपल इनहेरिटेंस में होती है उसको क्या बोल सकते हो, डायमंड प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। ऑल्दो ये बेसलेस है, जैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक नाम दिया गया कि डायमंड प्रॉब्लम है, तो वो अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछेगा कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, बट या कोई नॉर्मल लेवल के इंटरव्यू में आपसे टाइम पास कर सकता है कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहा है। सो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम बोलो, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलो या डायमंड प्रॉब्लम बोलो, थिंग इज सेम कि एक्चुअली इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट। नाउ क्वेश्चन यहां से अच्छे लेवल के इंटरव्यू में ये जरूर अराइज होगा कि चलो क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि दो या दो से ज्यादा क्लास में अगर सेम नाम के मेथड होने के चांसेस है, और अगर सेम नाम के मेथड है तो वहां से क्या हो सकता है, एम्बिग्यूटी, इसीलिए जावा किसको सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। चलो समझ में आ गया, लेकिन फिर आपने दूसरी चीज क्या बोली थी, इंटरफेस के थ्रू क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये प्रॉब्लम जो क्लास के थ्रू हो रही है कि सेम नाम की चीजें हो एंड ऑल, ये प्रॉब्लम इंटरफेस के थ्रू भी तो हो ही सकती है, राइट। तो फिर इंटरफेस के थ्रू कैसे सपोर्ट कर जाएगा, तो अपना ये डिस्कशन पॉइंट अभी है नहीं, जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरफेस अलग तरीके के प्रिंसिपल पे काम करता है, विल डिस्कस लेटर। सो फिलहाल एक पॉइंट लिखिए, आपको एक पॉइंट लिखिए, कीप इट मोस्ट इंपोर्टेंट। Java doesn't support, Java doesn't support multiple inheritance through classes. Java doesn't support multiple inheritance through classes. Java doesn't support multiple inheritance through classes. Java doesn't support multiple inheritance through classes because in this case there is a chance of ambiguity problem. In this case there is a chance of ambiguity problem. Java doesn't support multiple inheritance through classes because in this case there is a chance of ambiguity problem. In this case there is a chance of ambiguity problem. आप चाहो तो ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो सो दैट आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है क्या। आप इसको इस तरीके से मेंशन कर लीजिए कि दो क्लास है, दोनों में एक सेम नाम की मेथड है, और अगर चाइल्ड ने उस सेम नाम की मेथड को कॉल करने की ट्राई की तो फिर देयर इज अ कंफ्यूजन कि पहले वाले के पास जाना है या दूसरे वाले के पास जाना है। तो जब भी मल्टीपल ऑप्शन कंफ्यूजन मतलब दैट इज एम्बिग्यूटी। अब चीजों को याद करने की ट्राई मत करें, क्योंकि अब आप ज्यादातर लोगों से पूछोगे तो उनको ये पता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि एम्बिग्यूटी होती है, लेकिन अगला सेकंड क्वेश्चन अगर आप पूछोगे एम्बिग्यूटी क्या होती है तो फिर देयर इज नो आंसर। तो ऐसा करने की ट्राई करोगे तो हमेशा इंडिकेशन दोगे आप इंटरव्यू रूम में कि आपने याद कर रखा है, रट रखा है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप रट के काम नहीं चला सकते। तो फिर अगर आप कोई वर्ड मेंशन कर रहे हो तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए अगला क्वेश्चन उस पर अगर पूछा जाए तो। या लाइन नंबर 20 पे जहां पे आप कॉल करने की ट्राई कर रहे हो तो एम्बिग्यूटी।
ओके, आप यहाँ से भी इसको मेंशन कर सकते हो, ये इस तरीके से कुछ कि ये इसको डायमंड प्रॉब्लम में बोलते हैं, क्योंकि ये शेप जो आपको दिख रहा है ये डायमंड तरीके का दिख रहा होगा। तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम बोलो, डायमंड प्रॉब्लम बोलो, या मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता ये बोलो, बात सेम ही। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आपको आंसर कैसे करना है एक्चुअली, जिससे आप ये हिंट दे सको कि आर लिटरली एक्सपर्ट ओवर दिस एरिया। तो फिर पहला आप लिखिए, सवाल बताता हूँ आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस इन द इंटरव्यू रूम, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो देखो एक तरीका तो आपके पास ये है जैसा लोग करते हैं कि व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो एक चाइल्ड क्लास और मल्टीपल पेरेंट क्लास, दैट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे अगर आप स्टॉप हो गए तो अब डिपेंड करता है सामने वाले इंटरव्यू पे कि उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस पे ही क्वेश्चन चलाना है या वो क्वेश्चन चेंज करना है, राइट। लेकिन आपके आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए, जहां से कम एक नहीं 4-5 क्वेश्चन आप लेके आओगे अपने लिए, और वो ये होना चाहिए। पहला, व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर आपसे पूछा जाए तो द कंसेप्ट ऑफ वन चाइल्ड क्लास एंड मल्टीपल पेरेंट क्लास कम्स अंडर व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। Java doesn't support multiple inheritance through classes, but it support through interface, because the problem in class is ambiguity problem, while in case of interface there is no chance of ambiguity problem, right? अगर यहाँ पे जाके स्टॉप करोगे ना तो आपने कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहाँ से जनरेट कर लिए। जो पहला क्वेश्चन ये है कि क्लास में सपोर्ट नहीं करता, इंटरफेस में सपोर्ट करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, या फिर इंटरफेस क्या होता है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर नेक्स्ट, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम जब क्लास में होती है, पहली बात तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होती है, और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम अगर क्लास में होती है तो इंटरफेस में क्यों नहीं होती, राइट। तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप आगे के लिए और जनरेट करोगे, जहां पे पूरा डिस्कशन आपका इस पे ही चल सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस पे। तो फिर खत्म एक्चुअली आपको उस पॉइंट पे करना जहां पे वो क्वेश्चन लेके आए, तो पूरा आप फुल फ्रूट खत्म करोगे लास्ट में जाके, जहां पे आपने ये मेंशन किया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये मेंशन किया कि क्लास में सपोर्ट नहीं करता, इंटरफेस में करता है, और ये भी मेंशन किया कि क्लास में प्रॉब्लम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है जो कि इंटरफेस में नहीं होगी। तो फिर नाउ दिस इज द फुल फ्रूट आंसर, राइट। ओके, चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट जो एक इनहेरिटेंस और बच गया, कौन सा, साइक्लिक इनहेरिटेंस, डिस्कस करते हैं अपन उस पे, और उसको भी मैंने इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रखा है, उसके पीछे रीजन क्या है, और चलो ये आप मेरे को बताओगे, मतलब मैं क्वेश्चन आपसे ही करूंगा और आप मेरे को बताओगे कि क्या कुछ होता है। देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और आप मेरे को बताना वेदर वो वैलिड है या नहीं। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट ऑब्जर्व। देखो जैसे यहाँ पे आके मैं इस स्क्रीन पे अगर मैं इस तरीके से कुछ लिखूं, चलो मैं पहले तो पूरा इसको हटा दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास, सपोज करो मैंने लिखा ए, नाम कुछ भी दे सकते हो, एक्सटेंड्स ए। अच्छा आप मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाने की ट्राई करोगे, अभी तक आप डायग्राम कैसे बनाते थे, जो एरो होता था वो किसकी तरफ होता था, पेरेंट की तरफ। इसका अगर आप डायग्राम बनाने की ट्राई करोगे तो आपके पास एक क्लास है, कौन सी, ए। इसकी पेरेंट कौन है, खुद ए, मतलब जो एरो होगा वो यहीं से निकलेगा और इसकी तरफ ही आएगा, क्योंकि एरो निकलता चाइल्ड से, आता किसकी तरफ है, पेरेंट की तरफ। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड भी यही, पेरेंट भी यही, तो इससे निकल के खुद की तरफ ही आएगा। मतलब यू कैन सी यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रहा है, राइट। ये एरो वापस से किसकी तरफ आ रहा है, खुद की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा इनहेरिटेंस या कौन सी कैटेगरी में जाने वाला है, साइक्लिक इनहेरिटेंस की कैटेगरी में जाने वाला है, राइट। सो दिस इज साइक्लिक इनहेरिटेंस एक्चुअली। सो नाउ ऑब्वियसली क्वेश्चन मेरा ये है कि वेदर ये जो लाइन या ये जो साइक्लिक इनहेरिटेंस आप करने की ट्राई कर रहे हो ये वैलिड है या नहीं। अगर देखो सिंपल सी बात ये सोचो, इससे कुछ एडवांटेज है या नहीं। अगर आपको लगता है कुछ एडवांटेज है, ऑब्वियसली ये वैलिड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ एडवांटेज नहीं है तो फिर ये क्या नहीं होना चाहिए, वैलिड नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछूं मैं कि वेदर ये वैलिड है या नहीं है, या ऐसे पूछूं वेदर उसका कोई एडवांटेज है या नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही होना चाहिए। आप मेरे को बताओ थोड़ा सा सोच के, वेदर ये वैलिड है या नहीं, होना चाहिए इसको या नहीं। इससे कुछ अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली होना चाहिए, नहीं तो नहीं। क्या आंसर आपका, थोड़ा सा सोचिए आप कि क्या अचीव हो रहा है इससे आपको। पहले आप ये सोचने की ट्राई करिए कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, तो मे बी आप इसका आंसर मेरे को दे पाओ।
देखो चलो आप अगर नहीं सोच पा रहे हो ना, मैं चलो थोड़ी थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी डेवलप करता हूँ, उसके बाद आप सोच पाओगे इसके रिगार्डिंग। देखो उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल लिखता हूँ नीचे, सो दैट आप थोड़ा ज्यादा अच्छे सोच पाओगे। ये देखो ऊपर वाला बिल्कुल अलग है, नीचे में कुछ अलग लिख रहा हूँ, राइट। अभी दोनों का रिलेशन नहीं है। मान लो ये मैंने लिखा क्लास ए, और एक नीचे दूसरा एग्जाम्पल एक्चुअली क्लास ए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ये जो नीचे वाला आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, मेरा क्वेश्चन है ये वैलिड है या नहीं? ये तो वैलिड है, मतलब ये नीचे वाला एग्जांपल जो आपको दिख रहा है ये तो वैलिड है ऑब्वियसली, ये तो अपन देख ही चुके हैं, इस पर अपन जितने प्रैक्टिकल एग्जांपल देख चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेरेंट एक चाइल्ड, मतलब कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है, ये सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है, जो कि वैलिड है ऑब्वियसली, कोई डाउट है नहीं मेरे को। नाउ इसका अगर डायग्राम बनाने की ट्राई करोगे क्या होगा, एक क्लास है बी और उसके पेरेंट क्लास है कौन, ए। लेकिन डायग्राम भी पूरा नहीं है, अगर आपको इंटरव्यू रूम में बनाने का बोला जाए तो आपको पता है इसके ऊपर कौन होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी क्लास के पेरेंट कौन नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, राइट। तो अभी फिलहाल चलो ऑब्जेक्ट को अगर इग्नोर करें तो इसका डायग्राम क्या है ये। चलो व्हाट वी आर अचीविंग, सपोज मैं अगर आपको बोलता हूँ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, थोड़ा सोचना सीखो, एक्चुअली रिलेट करना सीखो, क्योंकि हर चीज याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो थिंकिंग कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी है इसके पास, मतलब ये कितने काम कर पा रहा है, 4 काम कर पा रहा है ये क्लास ए जो भी है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे बोलूं इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सपोज करो 3 प्रॉपर्टी, मतलब ये 3 काम कर पा रहा है, राइट। ओके, अगर एट लास्ट में देखूं तो ये कितने काम करेगा, 4। लेकिन ये कितने काम करेगा, 4 तो इसके पेरेंट से आने वाले 3 ये खुद कर ही रहा था, टोटल कितने काम कर सकता है ये, 7। तो इससे क्या मिल रहा है आपको, ये जो लाइन आपने लिखी है इससे क्या मिल रहा है, देखो अगर ये लाइन मैंने नहीं लिखी होती, मतलब अगर मैंने इनहेरिटेंस नहीं लगाया होता तो बी कितने काम कर सकता था, 3। लेकिन ये लाइन जैसे मैंने लगाई, बी कितने काम कर सकता है, 7, क्योंकि अब बाय डिफॉल्ट ए की भी सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल हो गई, बी में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तो ये 4 कर रहा है, ये कितने कर रहा है, 7 कर रहा है। तो आराम से देखना, इसका मतलब है इसको लगाने से आपको क्या मिल रहा है, इसको लगाने से ये मिल रहा है कि ए की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, बी में। अगर इसको हटा दूं तो ए की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल नहीं होगी, बी में नहीं होगी। तो अगर आपको ए की सारी प्रॉपर्टी बी में चाहिए तो आप इसको लिखोगे, इसका मतलब इससे आपको फायदा मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है, इसको लिखने से ए की सारी प्रॉपर्टी किसमें आ रही है, बी में आ रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जैसे मान लो ए कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं ए कितना काम करेगा, 4। अगर मैं इसको रखता हूं तो ये क्या बोल रहा है मेरे को, ये बोल रहा है ए की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, ए में। वो तो मैं इसको नहीं भी लिखूंगा तो भी ए की सारी प्रॉपर्टी ए में तो अवेलेबल होनी ही है ऑब्वियसली। तो फिर इसको लिखने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि इसको लिखने से पहले भी ये 4 काम कर रहा है, लिखने के बाद भी ये कितने काम करेगा, 4 ही करेगा, मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ राइटिंग दिस। और अगर कोई सेंस नहीं है, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपने दिया है, ये नहीं चलेगा। रीजन इज, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, साइक्लिक इनहेरिटेंस जावा क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। तो दूसरा क्वेश्चन 100% आपसे ये पूछा जाएगा अच्छे लेवल का इंटरव्यू में, अगर आप ये बोलते हो कि साइक्लिक इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या ये डिसएडवांटेज है जावा का कि वो किसको सपोर्ट नहीं करता, साइक्लिक इनहेरिटेंस। तो आंसर आप क्या दोगे, डिसएडवांटेज है या नहीं, नहीं, क्योंकि एक्चुअली इससे कुछ मिलने ही नहीं वाला, ये फालतू का एक तरीके से डमी कंसेप्ट है, इससे कुछ भी अचीव नहीं होने वाला, इसीलिए जावा इसको सपोर्ट नहीं करता। तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, जस्ट अपने को नया नहीं मिल रहा, नया नहीं मिल रहा तो सपोर्ट करने का कोई सेंस है नहीं, इसलिए इसको सपोर्ट करता नहीं है। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं और उसमें बताना कि वेदर वो वैलिड है या नहीं, राइट। तो अभी जैसे मैंने आपको सोचने का तरीका बताया ना, उस बेस पे सोचना कि क्या उससे कोई फायदा मिल रहा है या नहीं, क्योंकि पहले वाला तो इनवैलिड है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। सेकंड एग्जांपल ये नीचे वाला देखो और आप इसमें मेरे को बता, मैंने लिखा एक्सटेंस बी। देखो नीचे वाला जो एग्जांपल है ये वाला, इसका अगर आप डायग्राम बनाने की ट्राई करोगे, व्हाट इज द डायग्राम, पहले एक क्लास है बी, उसके पेरेंट कौन है ए, तो बी से ए की तरफ एरो। ए क्लास के पेरेंट कौन है बी, तो ए से बी की तरफ एरो। मतलब क्या हो रहा है, देखो ये इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, मतलब क्या बन रहा है, साइकिल। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, साइक्लिक इनहेरिटेंस। तो एग्जांपल नंबर सेकंड जो मैंने लिखा है, क्या ये वैलिड है या नहीं, ये बात सोच के बताओ, क्या इससे कुछ नया मिल रहा है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लॉजिक लगा के सोचा पहले एग्जांपल का, जहां पे अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उसका कोई सेंस है नहीं, तो दूसरे वाले का कोई सेंस है या नहीं, आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो सोचिए अगेन सेम पैटर्न, सेम तरीके से सोचिए, क्या कुछ अचीव हो रहा है आपको, अगर यस तो फिर होना चाहिए, अचीव नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, सिंपल।
हाँ, तो कैसे सोचोगे अगर इसको सोचना आपको? तो सपोज लेट्स से अगेन सेम तरीके से सोच के देखते हैं। मान लो ए क्लास जो है वो कितने काम कर रहा है आपका? 4 काम कर रहा है सपोज फॉर एग्जांपल। बी क्लास कितने काम कर रहा है? 3। ओके, आराम से देखना, इसको थोड़ा फील करते हैं अपन। देखो ए क्लास कितने काम कर रहा है? 4। बी कितने कर रहा है? 3। इसको लिखने से क्या होगा? बी की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी? ए में। इसका मतलब ए कितने काम कर सकता है? 4 तो खुद के, 3 बी के, टोटल कितने? 7। ओके, नीचे देखते हैं बी क्लास कितने काम कर रही है? 3। लेकिन इसको लिखने से ए क्लास की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी? बी में। तो ए के पास 4 और बी के पास 3, 4 + 3 ये भी कितना कर पाएगा? 7। देखो ए क्लास कितने काम कर रहा है? 7। कितने टास्क कर पा रहा है? 7। और बी क्लास कितने टास्क कर पा रहा है? 7। बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, मुझे लगता है आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि वेदर ये चलना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये ए जो 7 काम कर रहा है और ये बी जो 7 काम कर रहा है, क्या दोनों सेम 7 काम है या अलग अलग? ऑब्वियसली दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 4 + 3, यहाँ पे देखोगे तो 3 + 4, बट अल्टीमेटली ये 7 काम और ये 7 काम दोनों क्या है? बराबर है। जब दोनों एग्जैक्टली सेम काम ही कर रही है, ए क्लास वही काम कर रही है जो बी क्लास कर रही है, तो ऐसी 2 क्लास होने का कोई सेंस है जो दोनों सेम ही काम करें? नहीं, ये तो डुप्लीकेट है। इससे अच्छा तो फिर बेटर होता आप ये करते कि 4 और 3 7 काम एक ही क्लास में लिख देते, ताकि वो 7 काम पूरा कौन करता? एक ही क्लास करता। अभी तो ए भी वही 7 काम कर रही जो बी कर रही है, और ऑब्वियसली ऐसी 2 क्लास बनाने का कोई सेंस है नहीं जो दोनों एग्जैक्टली सेम काम करे। तो फिर क्योंकि अगर मान लो इस केस में क्या होगा, अगर मान लो किसी को इन 7 काम की रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्शन है कि वो ए के पास भी जा सकता है, बी के पास भी जा सकता है, बट ऑप्शन देने का क्या सेंस है जब वो भी यही काम कर रहा है, वो भी यही काम कर रहा है? तो ऑब्वियसली ऐसी 2 क्लास क्रिएट करने का कोई वो है नहीं। इसीलिए ये एग्जाम्पल भी लिखने की ट्राई करोगे तो क्या आने वाली है? एरर। मतलब किसी भी तरीके का साइक्लिक इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई नई चीज अपने को साइक्लिक इनहेरिटेंस से नहीं मिलने वाली है। इवन पाइथन में देखोगे, पाइथन भी साइक्लिक इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि सेम रीजन, उसको भी कुछ नई चीज नहीं मिलने वाली है। तो दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, वो ये कि जब नई चीज साइक्लिक इनहेरिटेंस से मिलने वाली है ही नहीं, तो साइक्लिक इनहेरिटेंस है ही नहीं, राइट? क्योंकि फिर तो होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर अपन ये बोल रहे कि कोई नई चीज अपने को मिल ही नहीं रही है, तो फिर इसको होने का क्या सेंस है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आप टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं अपन, कौन सा? इनहेरिटेंस। पता है इनहेरिटेंस टॉपिक किसी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है कि जावा में इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं अपन। नो, जो भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करते हैं उसके पास क्या होगा? इनहेरिटेंस। वेदर आप C++ देखो, वेदर आप जावा देखो, वेदर आप पाइथन देखो, सबके पास ही क्या होगा? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है। जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करेगी उसमें अपन इनहेरिटेंस देख सकते हैं। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करती है, इसलिए अपन यहाँ पे इनहेरिटेंस देख रहे हैं। तो जस्ट इनहेरिटेंस के टाइप होते 6। अब कुछ को सपोर्ट करना हो किसी लैंग्वेज को तो करे, नहीं करना हो तो नहीं करे, राइट? क्योंकि साइक्लिक इनहेरिटेंस जस्ट इसलिए है क्योंकि अदरवाइज आप पूछते कि चलो सर ये सब कुछ हमने देख लिया, सिंपल सिंगल देख लिया, राइट, मल्टी लेवल देख लिया, हायरार्किकल देख लिया, हाइब्रिड देख लिया, मल्टीपल देख लिया, बट सर मेरे को एक बात बताओ कि अगर ऐसा कुछ है, एक क्लास खुद को ही पेरेंट बना रहा है, तो इनहेरिटेंस तो है क्योंकि पेरेंट बना रहा है, बट अपन इसको कौन सा इनहेरिटेंस बोलेंगे? तो क्या आंसर होगा आपके पास? कुछ आंसर नहीं है। ना तो इसको सिंपल बोल सकते हैं, ना इसको मल्टी लेवल बोल सकते हैं, ना इसको आप हायरार्किकल बोल सकते हो, ना हाइब्रिड बोल सकते हो, ना मल्टीपल बोल सकते हो, बट इनहेरिटेंस तो है क्योंकि जहां भी पेरेंट चाइल्ड हो गया वो इनहेरिटेंस है। तो कौन सा बोलेंगे अपन इसको? साइक्लिक। तो ये जस्ट एक इनहेरिटेंस की कैटेगरी है, बट साइक्लिक इनहेरिटेंस से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कुछ भी अचीव नहीं होने वाला, इसीलिए ज्यादातर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइक्लिक इनहेरिटेंस को क्या नहीं करेगी? सपोर्ट नहीं करने वाले। आप करने के ट्राई करोगे तो क्या आएगा? एरर। वेदर वो जावा हो, पाइथन हो, सेम तरीके का बिहेवियर चलने वाला, राइट? जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए साइक्लिक इनहेरिटेंस एंड इसके अंदर मेंशन करिए आप ओके। नेक्स्ट मतलब यहाँ पे मेंशन करिए आप साइक्लिक इनहेरिटेंस, के अंदर लिखिए इफ ए क्लास इज cyclic inheritance, if a class is extending itself, if a class is extending itself, if a class is extending itself, then it comes under cyclic inheritance, then it comes under cyclic inheritance. If a class is extending itself, then it comes under cyclic inheritance. Next point, and keep it most important. Java doesn't support any kind of cyclic inheritance. Java doesn't support
any kind of cyclic inheritance. Java doesn't support any kind of cyclic inheritance. Java doesn't support any kind of cyclic inheritance because due to cyclic inheritance, we will not going to get any advantage. So due to cyclic inheritance, we will not going to get any advantage. Java doesn't support any kind of cyclic inheritance because due to cyclic inheritance, we will not going to get any advantage. We're not going to get any advantage, right? Okay. यहाँ पे आप ये दो एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो जो यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये, सेकंड एग्जाम्पल ये, दोनों इनवैलिड है, रीजन आपको पता है। डायग्राम आप जरूर बना लेना दोनों का। तो यहाँ पे एक ए क्लास है जहाँ पे इससे निकल के इसके पास ही आने वाला है। नीचे वाले का अगर अपन डायग्राम देखिए तो यहाँ पे एक ए क्लास है, यहाँ पे एक बी क्लास है, ये इसका पेरेंट, ये इसका पेरेंट। ओके फाइन देन। सो नाउ यहाँ पे ये होता है आपका इनहेरिटेंस। तो किस तरीके से चीजें चलती है, क्या कुछ है, आपको पता है इनहेरिटेंस क्या होता है। नाउ यू कैन कमिट कि इनहेरिटेंस पे अगर ओनली इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप नो मैटर किस लेवल के इंटरव्यू या फिर ओरेकल सर्टिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर लो, इससे बात कुछ है नहीं इनहेरिटेंस में रिगार्डिंग जावा अगर हम बात करें। लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको एक बात बोलूंगा कि इनहेरिटेंस पे अगर आप जैसे सर्टिफिकेशन जा रहे हो या फिर थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि इनहेरिटेंस बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स होता है। जैसे अगर अपन ओवरराइडिंग की बात करेंगे तो वहां पे बिना इनहेरिटेंस के कुछ हो नहीं सकता, तो वहां से रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनहेरिटेंस जब तक अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जावा का तब तक भी आपके साथ चलता रहेगा, जहां पर भी एक्चुअली इस तरीके की रिक्वायरमेंट पड़ी कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को अवेलेबल बनाना है, वहां पे अपन किसकी हेल्प ले सकते हैं, इनहेरिटेंस की। देखो एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्टीमेटली अगर हम बात करें इनहेरिटेंस के थ्रू क्या अचीव कर, देखो अगर यहाँ पे मैं लिखूं एक क्लास, सपोज करो यहाँ मान लो मैंने क्लास लिखा, एक क्लास है सपोज लेट्स से पेरेंट, आराम से देखना, और यहाँ पे इसके अंदर मान लो कोई टास्क है, लेट्स सपोज ये क्या कर रहा है ना, लेट्स सपोज एक टास्क है, इसके पास पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है, राइट, सपोज फॉर एग्जांपल जस्ट मैं लिख रहा हूँ, और ये टोटल कितने लाइन का कोड है, सपोज करो 500 लाइन का कोड है इसके अंदर, इस मेथड के अंदर कितने लाइन का कोड लिखा गया, 500 लाइन का। अब जैसे मान लो एक क्लास आता है, सपोज एक क्लास है, या पेरेंट नाम मत दो, आप ए नाम दे दो, मान लो क्लास ए है जिसके अंदर एक मेथड है जो कि क्या काम कर रहा है, पीडीएफ डाउनलोड करने का, और उस मेथड का कोड उस क्लास में कितने लाइन का है, 500 लाइन का, राइट। सपोज एक और क्लास आपके पास है, अब मान लो एक और क्लास आप बनाना चाहते हो, एक और क्लास बनाना चाहते हो, आपको लगा कि इस क्लास के अंदर भी मेरे को क्या करना है ना, पीडीएफ डाउनलोड करना है, मतलब किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है मेरे को, पीडीएफ डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। आपके पास क्या तरीका है, आपके पास एक तरीका तो ये है, जो भी पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड है वो आप क्लास बी में भी लिखें, तो कितने लाइन का कोड आपको क्लास बी में लिखना पड़ेगा, 500 लाइन का कोड। दूसरा तरीका आपके पास ये है, आपको लगा कि भाई ये काम तो ऑलरेडी कर रखा है किसने, मेरी ये क्लास ने, जिसका नाम क्या है ए, तो मैं
वापस क्यों करूं, बजाय कि मैं वापस करूं मैं ए ने जो कर रखा उसी को क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो अगर क्लास बी को क्लास ए की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो ये क्या कर सकता है, अगर क्लास बी को क्लास ए की प्रॉपर्टी यूज करनी है क्या कर सकता है, ये सिंपल क्लास ए को क्या बना सकता है, पेरेंट। अगर ये क्लास ए को पेरेंट बनाएगा तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, क्लास बी में। तो अब क्लास बी को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए खुद से कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो क्लास ए में लिख रखा है ना इसको ये डायरेक्ट यूज कर सकता है, क्योंकि पता है आपको पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तो अब तो इसको खाली इतना ही करना है, इसका जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ये खुद की क्लास का, लेट्स से बी इक्वल टू न्यू बी, और इस पे ये क्या कर सकता है, बी डॉट पीडीएफ डाउनलोड, ऑब्वियसली हो जाएगा। फ्लो आपको पता है, पीडीएफ डाउनलोड कॉल हुआ किस पे, बी कौन से टाइप का, बी टाइप का, कंपाइलर जाएगा बी क्लास में। क्या पीडीएफ डाउनलोड मेथड है, यस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। क्या ये है, यस, और है तो ऑब्वियसली इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो अल्टीमेटली इनहेरिटेंस अपन क्यों लगाते हैं, अगर एक क्लास को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना है तो वो उस क्लास को क्या बना सकता है, पेरेंट, और पेरेंट बना के उसकी सारी प्रॉपर्टी उसमें अवेलेबल हो जाएगी जिसको वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, राइट। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी यूज करना तो आप इनहेरिटेंस के पास जा सकते हो। मैं ये लास्ट में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कल जो अपन ने टैली किया था कि अपने को क्या क्या डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, उसमें एक चीज जो निकल के आई थी यहाँ पे, अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो अपन ने टैली किया था, इजी रिलेशन अपन ने पढ़ा है जिसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, और उसके बाद जस्ट एक और रिलेशन आपको दिख रहा होगा, कौन सा, हैजे रिलेशन, राइट। तो एक्चुअली दोनों कब लगाते हैं, अगर एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास को यूज करना है तो या तो दूसरी क्लास उसको क्या बना सकती है, पेरेंट, और पेरेंट बनाएगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, उसमें, इसको तो क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। बट दूसरी क्लास बिना पेरेंट बनाए भी पहली क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। अब बिना पेरेंट बनाए कैसे यूज करेगी दूसरी क्लास पहली क्लास की प्रॉपर्टी को, ये अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है किसमें, हैजे रिलेशन में। तो हैजे रिलेशन में अपन यही देखेंगे कि एक क्लास को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी यूज तो करनी है लेकिन उसको पेरेंट नहीं बनाना है, क्योंकि हर बार पेरेंट बनाने से फायदा नहीं है, नुकसान भी है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो अगर बिना पेरेंट बनाए अगर ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी को यूज करना है तो कौन से रिलेशन के थ्रू कर सकते हो आप, हैजे रिलेशन के थ्रू। अब सवाल ये, हैजे रिलेशन होता क्या है, तो जिन तीन पॉइंट के साथ अपने डिस्कशन स्टार्ट किया था किस पे, ईजे रिलेशन पे, मैं 3 पॉइंट के साथ डिस्कशन स्टार्ट करता हूं किस पे, हैजे पे, और उसके बाद अपन अगेन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। तो पहली चीज हैजे रिलेशन, तो वो हैजे रिलेशन के अंडर दो चीजें आती है, कौन सा, एक तो होता है कंपोजिशन जिसको बोलते हैं, और एक होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। दो चीजें जो हैजे रिलेशन के अंदर आती है, कौन सी, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। तो कुछ कुछ बोलने वाले लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। जैसे ईजे रिलेशन में अपन ने क्या बोला था, इट इज आल्सो नोन एज इनहेरिटेंस, यहाँ पे इट इज आल्सो नोन एज कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, लेकिन ज्यादा सुटेबल वर्ड ये होगा कि कंपोजिशन और एग्रीगेशन किसके अंडर में आते हैं, हैजे रिलेशन के अंडर में आते हैं, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट, इनहेरिटेंस में अपन ने क्या डिस्कस किया था, जिस 3 पॉइंट के साथ स्टार्ट किया था, सेकंड पॉइंट क्या था, अगर आपको ईजे रिलेशन लगाना है कौन सा कीवर्ड आपकी हेल्प करेगा, एक्सटेंड्स। यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको हैजे रिलेशन लगाना है तो कोई फिक्स कीवर्ड नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हो, न्यू। तो अब ये अपन देखेंगे कि कब न्यू यूज होता है, कब इसके बिना भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप न्यू कीवर्ड से क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, हैजे रिलेशन। चलो तीसरा बताओ मेरे को, तीसरा पॉइंट वहां पे क्या था, मेन एडवांटेज क्या था इनहेरिटेंस का, रीयूजेबिलिटी। क्योंकि क्या अचीव कर रहे हो, एक क्लास को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी यूज करनी तो उसको वापस नहीं लिखना है, पेरेंट बना के कर सकता है। वापस नहीं लिखेगा मतलब एक बार की चीज को बार बार यूज करना है, तो क्या मिल रहा था, रीयूजेबिलिटी। ये भी क्यों लगाएंगे हैजे रिलेशन भी, सेम, एक क्लास को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी यूज करना है, क्या होगा उससे, वापस नहीं लिखनी पड़ेगी। वापस नहीं लिखनी पड़ेगी मतलब एक बार लिखो बार बार यूज हो रहा है, इसका भी एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी। तो हैजे रिलेशन का भी मेन एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी। तो तीन चीजें, 3 पॉइंट यहाँ पर भी स्टार्ट करना, यहाँ पे अपने को समझने की रिक्वायरमेंट है कि कंपोजिशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, दूसरा ये न्यू कीवर्ड के थ्रू कैसे हैजे रिलेशन लगा सकते हैं, बिना न्यू कीवर्ड के थ्रू कैसे हैजे रिलेशन लगा सकते हैं, राइट। चलो समझते हैं अपन, इसको देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं अपन। ऑब्जेक्ट हियर, जैसे मान लो यहाँ पे जानने की ट्राई करते हैं अपन, आराम से देखना, प्रैक्टिकली देखते हैं, गेट एन आइडिया। जस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो अपने पास क्या है, क्लास ए, आराम से देखना, क्लास ए आपके पास, और यहाँ पे इस क्लास के पास एक प्रॉपर्टी है, सपोज करो एक m1 मेथड है,
यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, लेट्स से system.out.println, system.out.println मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पे क्या, लेट्स सपोज कुछ भी ले लो, ए क्लास प्रॉपर्टी, ए क्लास प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो आराम से देखो, अभी मान लो इस एम्पल मेथड के अंदर कितने लाइन का कोड अपन ने लिखा है, एक ही लाइन का लिखा, बट अब अज्यूम करो कि कितने लाइन का कोड होता, 500 लाइन का कोड होता, सपोज पीडीएफ डाउनलोड का कोड होता, राइट। अब मान लो क्लास बी आता है, क्लास बी आता है, इसको क्या करना है, इसको सेम जो ये क्लास ए की एम्पल मेथड जो काम कर रही है ना, ये इसको चाहिए। तो इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये खुद से लिखे, बट ये खुद से लिखना नहीं चाहता क्योंकि इसको लगा कि ऑलरेडी वो काम कौन कर रहा है, एक क्लास कर ही रहा है, तो मैं वापस से क्यों लिखूं, अननेसेसरी कोड क्यों बढ़ाऊं, तो ये खुद से करना नहीं चाहता। तो इसके बाद कितने ऑप्शन है, पहला तो ये ए क्लास को क्या बना दे, पेरेंट, लेकिन ये पेरेंट बनाना भी नहीं चाहता, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ये हैज ए रिलेशन लगा सकता है। कैसे, देखो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे जैसे मान लो अगर लिखूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेट्स सपोज, और यहाँ पे आराम से देखना क्या है, यहाँ पे जैसे ऑब्वियसली कौन से क्लास की प्रॉपर्टी इसको चाहिए, ए क्लास की, ए क्लास की कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, M1। M1 मेथड किस तरीके की मेथड है, इंस्टेंस या स्टैटिक, इंस्टेंस, क्योंकि आगे कोई स्टैटिक लग नहीं रहा है। इंस्टेंस मेथड को अगर कॉल करना है, पहले क्या चाहिए आपको, रेफरेंस वेरिएबल, कौन सी क्लास की है, ए क्लास की, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे बोलो, ए जो भी आपको रेफरेंस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपने बनाया किसका, ए क्लास का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके रेफरेंस वेरिएबल पे आप किसको कॉल कर सकते हो, M1 को। आराम से देखना, इसने कॉल कर दिया किसको, M1 को। फाइन, ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे देखना, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, या ज्यादा बेटर ये है कि आप इसको थोड़ा, चलो ए बी में इतना फील नहीं आ रहा आपको ना, तो आप एक काम करो, इसको थोड़ा अपन बेटर तरीके से फील करवाते हैं। मैं क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स से क्लास है, कौन सी क्लास, लेट्स सपोज इंजन क्लास, राइट। थोड़ा मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और फील करते हैं। देखो हर एक इंजन के पास क्या फैसिलिटी होती है, बहुत सारी फैसिलिटी होती है। इंजन ऑब्वियसली बहुत कुछ काम करता है। अगर आप कोई भी व्हीकल ले रहे हो तो ऑब्वियसली व्हीकल के अंदर क्या होगा, मेन पार्ट क्या होता है उसका, इंजन, राइट। तो सपोज करो लेट्स से इंजन के पास एक फैसिलिटी होती है क्या, स्टार्ट होने की। तो मान लो एक मेथड है यहाँ पे स्टार्ट होने की, और मैं यहाँ पे प्रिंट भी कुछ ऐसा करवा रहा हूँ, इंजन स्टार्ट। अब मान लो देखो एक कौन सी क्लास आई, कार क्लास, फाइन। अब कार को क्या चाहिए, इंजन, ऑब्वियसली कार को क्या चाहिए, इंजन, बिना इंजन के तो कार का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। तो एक तो कार के पास क्या ऑप्शन है, या तो खुद का इंजन बनाए, जैसे ऑब्वियसली आप मार्केट में भी देखोगे ना, तो जैसे मान लो कोई कार की कंपनी है जिसके मान लो कार जो कार मैन्युफैक्चर करता है ऑब्वियसली, राइट। तो आप देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कार मैन्युफैक्चर करता है वो इंजन भी मैन्युफैक्चर करे, नहीं। जनरली क्या होता है ना, वो किसी से टाई अप करता है, इंजन किसी और से लेता है, कार वो बना रहा है, फिर वो दोनों को मतलब ऑब्वियसली दोनों को कंबाइन करके फिर उसको सेल करता है, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी कोई कंपनी ओपन होती है तो एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, क्योंकि अभी उनके पास श्योरिटी नहीं है कि whether वो चलने वाले या नहीं। एक साथ मतलब बहुत बड़ा मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दे और कल को नहीं चले तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है कि जैसे सपोज करो कोई आना चाहता मार्केट में, कि भाई कार मैन्युफैक्चर की कोई कंपनी आना चाहती है, तो पहले वो क्या करेगी, जस्ट खाली कार की बॉडी से स्टार्ट करेगी, या फिर हो सकता है सारे पार्ट वो बाहर से ले, बॉडी किसी और से ला रही है, इंजन किसी और से ले रही है, वो खाली कुछ भी नहीं कर रही, वो कंपनी सबको एक साथ क्लब करके बेच रही, बस बॉडी कहीं और से आ रही है, इंजन की और से आ रहा है, क्लब करके बेच रही है, ताकि कल को मान लो उनको लगे कि उनकी कार नहीं चल रही मार्केट में तो ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सेटअप नहीं किया। बट धीरे धीरे अगर उनको लगे कि मान लो मार्केट में अब उनकी अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी कंपनी चल रही है, तो फिर भले वो स्टार्ट कर देंगे कि बॉडी भी खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया, इंजन भी खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट, इस तरीके से। तो सपोज एक कार कंपनी कोई मार्केट में आती है, उसको क्या चाहिए, इंजन चाहिए। इसके पास एक ऑप्शन तो क्या है, खुद का इंजन बनाए, लेकिन श्योरिटी नहीं है इसके पास कि वेदर वो चलेगा या नहीं। तो इसने क्या डिसाइड किया, मैं खुद का नहीं बनाऊंगा, मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी है जो क्या बनाती है, इंजन बनाती है, किसी का भी इंजन में एक बार क्या करता हूँ, यूज करता हूँ, देखते हैं मेरी कार कितनी चलती है, राइट। तो ऑब्वियसली ये क्या करना चाह रहा है, इंजन को यूज करना चाह रहा है, राइट। तो यहाँ पे सेम में इस तरीके की फीलिंग आप यहाँ पे जनरेट करो कि कार किसको यूज करना चाह रहा है, इंजन को। एक तरीका तो क्या है, इसको पेरेंट बनाए तो इंजन की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल हो जाएगी, कार में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता, तो बिना पेरेंट बनाए करना है, कौन सा रिलेशन लगाना है जी। अब देखो जैसे इसको इंजन चाहिए ना, मतलब पहले क्या चाहिए इसको, लेट्स सपोज ये स्टार्ट मेथड चाहिए। स्टार्ट मेथड किस तरीके की मेथड है, इंस्टेंस, कौन से क्लास की, इंजन क्लास की। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चलो बनाओ इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट, कैसे बनाओगे, इंजन लेट्स से ई इक्वल टू न्यू इंजन, राइट। और यहां से मान लो मैंने कॉल किया ई डॉट, कौन सी मेथड कॉल करना मेरे को, स्टार्ट। ओके, देखो फ्लो कैसे चलेगा ये तो आपको पता है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं।
यहां से पकड़ते अपन, स्टार्ट मेथड कॉल हुआ किस पे, ई पे। ई कौन से टाइप का, इंजन टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, इंजन क्लास में, चेक करेगा स्टार्ट नाम के कोई मेथड है या नहीं। अगर आप इंजन क्लास में जाओगे, स्टार्ट नाम के कोई मेथड है, यस, तो ये चलेगी और आउटपुट क्या आएगा, इंजन स्टार्ट। एक बार चला के देखते हैं इस तरीके से कुछ आउटपुट आता है या नहीं, उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे इसको चलाओगे, यू विल सी, लेट मी क्लियर द कंसोल, और यहाँ पे कंपाइलेशन दैट इज फाइन, कोई इशू है नहीं। और जैसे आप रन करोगे जावा टेस्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे, 1 सेकेंड, टेस्ट नहीं, क्लास का नाम क्या अपना, क्लास का नाम है कार, राइट, ओके। तो ये टेस्ट क्लास दूसरी पड़ी एक्चुअली। तो यहाँ पे आप कंपाइल करो, प्रोग्राम का नाम क्या है, test.java, और जो क्लास अपने को चलानी है उस क्लास का नाम क्या है, कार। जैसे आप चलाओगे आउटपुट क्या आ रहा है, इंजन स्टार्ट, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, कार क्लास ने किसकी फैसिलिटी यूज की है, इंजन की स्टार्ट। क्या इसने इंजन को पेरेंट बनाया, नहीं, लेकिन फिर भी ये किसकी फैसिलिटी यूज कर पा रहा है, इंजन क्लास की स्टार्ट फैसिलिटी यूज कर पा रहा है। कैसे कि इसने इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनाने में कौन सा कीवर्ड काम में आता है, न्यू कीवर्ड, राइट। इसीलिए अपन ने बोला है हैजे रिलेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैंने एक और चीज आपको बोली थी कि जरूरी नहीं कि हमेशा क्या लगाना है, न्यू कीवर्ड ही लगाना है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये डिपेंड करेगा किस पे। सपोज करो ये कार क्लास इंजन की स्टार्ट को यूज करना चाहता है, और इंजन का जो स्टार्ट है ना वो कैसी है, स्टैटिक मेथड है। तो अगर इसको स्टैटिक मेथड कॉल करनी है, क्या ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, ये किसकी स्टैटिक मेथड है, इंजन क्लास की। तो आप कैसे कॉल कर सकते हो, इंजन क्लास के नाम पे भी कॉल कर सकते हो। तो क्लास का नाम क्या है, इंजन डॉट, मेथड का नाम क्या है, स्टार्ट। अब देखो ऑब्वियसली बात इससे वही है, कौन सी मेथड कॉल होगी, स्टार्ट मेथड, कौन से क्लास की, इंजन क्लास की। और जैसे इंजन क्लास के स्टार्ट मेथड कॉल होगी, अगर आप यहाँ पे चला के देखो, अभी भी आउटपुट आपका वही आने वाला है, अभी भी आउटपुट आपका वही आने वाला है। तो डिपेंड करेगा, हमेशा न्यू ऑपरेटर यूज नहीं होता है हैजे रिलेशन में। डिपेंड कि जो प्रॉपर्टी आप यूज करना चाह रहे हो वो प्रॉपर्टी कैसी है। अगर वो प्रॉपर्टी कैसी है, इंस्टेंस प्रॉपर्टी, तो फिर आप किसके थ्रू करोगे, न्यू कीवर्ड के थ्रू। अगर वो प्रॉपर्टी कैसी है, स्टैटिक प्रॉपर्टी, तो इवन आप क्लास के नाम पे भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दिया था कि हैजे रिलेशन इंप्लीमेंट करने के लिए कोई फिक्स कीवर्ड नहीं है, लेकिन ज्यादातर टाइम पे कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, न्यू, क्योंकि ज्यादातर टाइम प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इंस्टेंस। तो फिर आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड चाहिए, न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिना पेरेंट बनाए भी एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। और अभी जो ये हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, हैजे रिलेशन, राइट। तो पहले कुछ पॉइंट लिखो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन, कीप्स राइटिंग हैजे रिलेशन। हैजे रिलेशन, इसके अंदर मेंशन करो फर्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। नहीं ऐसा ऐसा करो, पहले इसको छोड़ो, पहले ऐसे लिखो, इफ ए क्लास वांट टू यूज, if a class want to use property of another class, if a class want to use property of another class, then that class can use, then that class can use either EJ or हैजे relation, then that class can use either EJ or हैजे relation. If a class want to use property of another class, then that class can use either EJ or हैजे relation. Either EJ or हैजे relation. Now आप पॉइंट लिखो यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट हैजे के रिगार्डिंग, that is composition and aggregation, composition and aggregation, composition and aggregation comes under, composition and aggregation comes under हैजे relation, composition and aggregation comes under हैजे relation. Second point, there is no fixed keyword, there is no fixed keyword to implement, there is no fixed keyword to implement हैजे relation, there is no fixed keyword to implement हैजे relation, there is no fixed keyword to implement हैजे relation, but most of the times we can use, most of the times we can use new keyword. Yeah, most of the times we will use new keyword, most of the times we will use new keyword.
There is no fixed keyword to implement Hege relation, but most of the time we will use new keyword. Number third, the main advantage of Hege relation, is reusability. The main advantage of Hege relation is reusability. Okay, just write an example. Mention this one. Regarding Hege relation. इसको स्टैटिक की जगह इंस्टेंस कर लेना। ये स्टैटिक है तो फिर तो ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑल्दो सही है क्योंकि आपको पता है स्टैटिक में आप या तो ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हो या क्लास के नाम पे भी कर सकते हो। अभी इंस्टेंस रख लेना कि अगर इंस्टेंस प्रॉपर्टी है तो फिर तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसे। ओके, एंड देन जस्ट एरो लगा के मेंशन कर लेना कि अगर ये मान लो प्रॉपर्टी स्टैटिक होती, राइट, मतलब अगर ये स्टैटिक प्रॉपर्टी होती तो बिना न्यू कीवर्ड के, मतलब सीधा आप क्लास के नाम पे भी ये कर सकते हो, तो फिर आपको ये इतना टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, फिर आप सिंपल ये सभी कर सकते हो कि इंजन डॉट स्टार्ट, तो क्लास का नाम डॉट स्टार्ट। तो अगर ये स्टैटिक प्रॉपर्टी होती तो आप ये क्लास के नाम पे भी कर सकते हो, इसीलिए अपन ने मेंशन किया कि कोई फिक्स कीवर्ड है नहीं, लेकिन ज्यादातर टाइम पे आप न्यू कीवर्ड को यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट अपन ने मेंशन किया है कि जो कंपोजिशन और एग्रीगेशन है वो किसके अंडर में आते हैं, एक्चुअली हेजे रिलेशन के अंडर में आते हैं। तो समझने की रिक्वायरमेंट है अपने को कि कंपोजिशन क्या होता है और एग्रीगेशन क्या होता है। तो आराम से देखना कैसे, पहले अपन थोड़ी बात करते हैं कंसेप्चुअली, उसके बाद में इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है उसकी बात अपन करेंगे, पर पहले एक बात समझने की ट्राई करते कि कंपोजिशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। उसके रिगार्डिंग आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे जनरेट करूंगा, आप उस एग्जांपल को ध्यान रखिए और उसके थ्रू आपके पास हर एक क्वेश्चन का जो कंपोजिशन और एग्रीगेशन से पूछा जाएगा उसका आंसर होगा, मतलब डेफिनेशन कैसे क्रिएट करनी है वो आप देखिए, याद करने की ट्राई नहीं करें उसको, जस्ट ऑब्जर्व हियर। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन क्या होता है। सपोज करो एग्जांपल ये है कि मान लो एक सपोज यहाँ पे लेट्स से एक यूनिवर्सिटी है, राइट, दिस इज यूनिवर्सिटी, फाइन, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स सपोज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो लेट्स से डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, कुछ भी नाम दे दो आप। लेट्स सपोज ये सीएसआईडी डिपार्टमेंट है, राइट, ये सपोज सिविल डिपार्टमेंट है, ये मान लो आपका केमिकल डिपार्टमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, सो देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, राइट। सपोज करो लेट्स से ये यूनिवर्सिटी चल रही है, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं,
नाउ अभी ये सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई इशू हो नहीं रहा है इस यूनिवर्सिटी को, लेकिन सपोज करो मान लो किसी दिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इलीगल एक्शन हो गया सपोज, और लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस यूनिवर्सिटी को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ इलीगल एक्शन हो गया इसके अंदर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लेट्स सपोज अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है और यूनिवर्सिटी क्या होती है, क्लोज होती है, तो क्या यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें से कोई ओपन रह सकता है? नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लोज होने का मतलब क्या है, ऑब्वियस इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है सारे के सारे क्या होने वाले, क्लोज होने वाले, राइट। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि देखो अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के बीच में, तो पता किस तरीके का रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। जब तक यूनिवर्सिटी है तब तक डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी बंद तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक बंद, राइट। मतलब बिना यूनिवर्सिटी के क्या एग्जिस्ट नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर दो चीजों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो कि अगर एक के बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस नहीं हो, तो इसको बोलते अपन क्या, कंपोजिशन। फाइन, तो अब अगर इसकी डेफिनेशन क्रिएट करनी तो आप कैसे करोगे, चलो थोड़ा डेफिनेशन पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। देखो जो बार होता है, बार क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट। जनरली जो बार होता है उसको अपन बोलते हैं कंटेनर। जैसे आपने बोला होगा, देखा होगा मिल्क कंटेनर। मिल्क कंटेनर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, मिल्क, तो जिसमें कुछ रखा जाता है उसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, कंटेनर, राइट। जैसे शुगर कंटेनर, मतलब क्या होगा, उसमें शुगर होगी, राइट। तो कंटेनर, यहाँ पे जो बार वाला होता है उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं, कंटेनर। और उसके अंदर जो रखा जाता है, टेक्निकली अगर इंग्लिश की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेन्ड आइटम। कंटेंट आइटम का मतलब इस कंटेनर में क्या रखा गया। जैसे बहुत बार आपने मूवीज में ऐसा देखा होगा, जब कंटेनर जाता है और ऑब्वियसली मान लो उसकी वेरिफिकेशन होती है, तो पुलिस वाले उससे इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अंदर कंटेंट आइटम क्या है, मतलब अभी इस कंटेनर में कैरी क्या हो रहा है, राइट। तो कंटेनर मतलब जो बाहर का पोर्शन आपको दिख रहा है जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, और कंटेंट आइटम का मतलब उस कंटेनर में है क्या, राइट। तो अगर इसके बेसिस पे अगर अपन थोड़ा डेफिनेशन बनाने की क्रिएट करें थोड़ी इंग्लिश के बेसिस पे, तो यूनिवर्सिटी आपका क्या हो गया, कंटेनर बार वाला, और इसके अंदर के जो भी डिपार्टमेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, कंटेंट आइटम। तो चलो डेफिनेशन क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। पहले थोड़ा हिंदी में बात करते हैं। अगर कंटेनर के बिना कंटेंट आइटम के एग्जिस्ट होने का कोई चांस नहीं है, इसका मतलब कंटेनर और कंटेंट आइटम के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और इस स्ट्रॉन्ग रिलेशन को आप क्या बोलोगे, कंपोजिशन। थोड़ा इंग्लिश में क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। इफ विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर there is no chance of existence of contained item, that means there is a strong relation between container and contained items. This strong relation comes under what, composition, right। तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में कंपोजिशन की डेफिनेशन के नाम पे क्या आना चाहिए, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट आना चाहिए, और उसके बेसिस पे आप क्या बना सकते हो, डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। आपको ये डेफिनेशन को याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखोगे इतना ज्यादा याद रखने की ट्राई करोगे उतना फास्टली इसको भूलोगे, लेकिन एग्जांपल से अगर लिंक करने की ट्राई करोगे तो फिर लॉन्ग लास्टिंग आपकी मेमोरी में रहेगी कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। दिस इज कंपोजिशन। पहले देखो ये समझने की ट्राई करते हैं एक और कि एग्रीगेशन क्या होता है, उसके बाद अपन दोनों को क्लब करेंगे। एग्रीगेशन क्या होता है ये समझने की ट्राई करते हैं। चलो कंपोजिशन अपन ने समझ दिया, देखते अगर एग्रीगेशन को डेफिनेशन पर्सपेक्टिव में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आप लिंक करने की ट्राई करना। सपोज अगेन जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं सो दैट रिलेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन मान लो ये एक यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स सपोज बहुत सारे प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, प्रोफेसर 1, प्रोफेसर 2, राइट, प्रोफेसर 3, प्रोफेसर 4, लेट्स सपोज बहुत सारे प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज P1, प्रोफेसर 1, प्रोफेसर 2, प्रोफेसर 3, प्रोफेसर 4, राइट, ओके। So there are multiple professors in this university. Suppose again same scenario consider करते हैं। अभी के लिए यूनिवर्सिटी स्मूथ चल रही है, मान लो कोई इलीगल एक्शन हो गया और मान लो ऑर्डर आता है कि यूनिवर्सिटी को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। फाइन, चलो यूनिवर्सिटी क्लोज होती है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर यूनिवर्सिटी क्लोज होती है तो क्या इसके अंदर जितने प्रोफेसर है उनका करियर भी क्लोज हो जाएगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, वहां जाके आप जॉब कर सकते हो। सेम आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, मान लो कल वो कंपनी बंद हो गई तो क्या आपका करियर भी एंड हो जाएगा क्या? नहीं, आप किसी और कंपनी में अप्लाई करोगे, किसी और जगह जाके देखोगे, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिना यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर्स का एग्जिस्टेंस है, और अगर बिना यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर्स का एग्जिस्टेंस है मतलब यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर के बीच में कैसा रिलेशन है, वीक रिलेशन, और इस वीक रिलेशन को आप क्या बोलते हो, एग्रीगेशन। अगेन बाहर वाले को बोलो कंटेनर, अंदर वाले को क्या बोलो आप, कंटेन्ड आइटम। तो फिर अगर इसके बेसिस पे अगेन आप डेफिनेशन क्रिएट करने की ट्राई करो। चलो लेट्स गो विद द हिंदी। अगर कंटेनर के बिना
कंटेंट आइटम के रहने का चांस है, इसका मतलब कंटेनर और कंटेंट आइटम के बीच में वीक रिलेशन है, और इस वीक रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, एग्रीगेशन। इंग्लिश पर्सपेक्टिव में बात करें तो विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर, if there is a chance of existence of contained item, that means there is a weak relation between container and contained item. This weak relation comes under what? Aggregation, right? तो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि लोग करते एक्चुअली रॉन्ग इंडिकेशन देते हो आप अगर आप इंटरव्यू रूम में जाओगे। देखो इंटरव्यू रूम में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज कंपोजिशन, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी है और अंदर क्या है, डिपार्टमेंट है, डोंट डू दिस थिंग। एग्जांपल देना अच्छी बात है, लेकिन एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं करें। अगर आप एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करते हो, इसका मतलब आप ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहे हो कि या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, मतलब आप चीजों को बना नहीं पा रहे हो, या फॉर्मल डेफिनेशन आपको नहीं पता, तो ये गलत इंडिकेशन है एक्चुअली। पहले आप प्रॉपर डेफिनेशन दे, मान लो मैं आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज कंपोजिशन, राइट, तो आप बोले जो भी अपने डेफिनेशन है कि विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो डू आई नीड टू गिव एनी रियल टाइम एग्जांपल। अब सामने वाला अगर बोले यस तो आप एग्जांपल दो, अभी अच्छा इंडिकेशन है कि पहले आपने फॉर्मल डेफिनेशन दी और इवन आपने इसको रिलेट किया रियल टाइम से कि किस तरीके से चीजें चलती हैं, राइट। लेकिन अगर डायरेक्ट आप एग्जांपल से स्टार्ट करोगे, इट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन, वो ऑब्वियसली आप अच्छी रेटिंग आपको नहीं मिलने वाली। तो मेक श्योर एग्जांपल रिलेट करने के लिए है, लेकिन एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं करें, पहले फॉर्मल एक्सप्लेनेशन दे, उसके बाद अगर सामने वाला कंसेंट देता तो आप एग्जांपल के साथ जा सकते हो, राइट। तो अगर मान लो बात करें रियल टाइम एग्जांपल की, तो कंपोजिशन का एग्जांपल क्या है, जैसे अपन ने देखा यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट, एंड एग्रीगेशन का क्या है, यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशंस, राइट। मैं बात करता हूं कि चलो ये तो बात होगी किसकी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल की। चलो आपको मैं क्वेश्चन करता हूं, अभी तक जितना अपन ने जावा में पढ़ा है, आपने कहीं पे कंपोजिशन होता हुआ देखा है, आपने कहीं पे एग्रीगेशन होता हुआ देखा है प्रैक्टिकली? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं आपने देखा है, अब क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, बस बात इतनी सी है। तो मैं अगर आपसे बोलूं मेरे को जावा में प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए, कहां कंपोजिशन हो रहा है, कहां एग्रीगेशन हो रहा है, क्या एग्जांपल दूं? एंड हिंट में देता हूं, बहुत ही फेमस टॉपिक है जो उससे रिलेटेड है। जावा मैंने आपको बोला था वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ एंटायर जावा, ऐसा भी। तो रिलेट करिए, कहां पे आपने कंपोजिशन होता हुआ देखा है, कहां पे आपने एग्रीगेशन होता हुआ देखा। आई वांट सम रियल टाइम जावा एग्जांपल। चलो ये तो बार वाला एग्जांपल हो गया, यूनिवर्सिटी एंड ऑल, जावा का एग्जांपल होता है। एक चलो थोड़ा और हिंट देता हूं, अपन ने कुछ पढ़ा है इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, कुछ रिलेट कर सकते हो क्या? देखो जब इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा था, अपन ने बोला था बिना ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल रह सकता है? नहीं। इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो बिना ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल के रहने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है? स्ट्रॉन्ग, या फिर क्या बोलोगे, कंपोजिशन। तो अगर रियल जावा का एग्जांपल आपको चाहिए तो ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल, कौन सा रिलेशन? कंपोजिशन। एग्रीगेशन, बिना ऑब्जेक्ट के स्टैटिक वेरिएबल रह सकता है? बिल्कुल। अपन एग्जांपल भी दिया था, आपको याद आ रहा हो तो, कि जब कॉलेज पहले दिन ओपन हुआ होगा तो उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं होगा। एक भी स्टूडेंट नहीं मतलब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉलेज का नाम होगा, राइट, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, स्टैटिक वेरिएबल को फर्क नहीं पड़ता किससे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्वियसली बिना ऑब्जेक्ट के स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है? यस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है? एग्रीगेशन। तो अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करनी जावा में, तो फिर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा हो गया? कंपोजिशन। ऑब्जेक्ट स्टैटिक वेरिएबल कौन सा हो गया? एग्रीगेशन। चलो पहले क्वेश्चन को उसके बाद बात करते हैं। किड्स राइटिंग कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। Composition and aggregation. Yes. पहला फर्स्ट हेडिंग डालो, कंपोजिशन। लिखो इसके अंदर विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट, without existing container object, if there is no chance of existence of contained object, that means there is a strong relation,
there is strong relation between, that means there is a strong relation between container and contain object. Container and contain object, that means there is a strong relation between container and contain object. This strong relation comes under composition. A strong relation comes under composition. This strong relation comes under composition. एग्जाम्पल आप मेंशन कर लेना सो दैट आपको रिलेट करने में इजीनेस होगी. यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट. यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट्स. Right, okay. Second आप लिखिए, second one aggregation. Second सब डाले aggregation. Aggregation. Okay, इसके अंदर लिखिए आप without existing container object, without existing container object, if there is a chance of existence of contained object, that means without existing container object, if there is a chance of existence of contained object, that means there is weak relation, between container and contained object, without existing container object. If there is a chance of existence of contained object, that means there is weak relation between container and contained object. This weak relation comes under aggregation. Without existing container object, if there is a chance of existence of contained object, that means there is weak relation between container and contained object. This weak relation comes under aggregation. Example आप यहाँ मेंशन कर लेना. Example university and professors. Then एक नीचे नोट लगा के पॉइंट लिखो and keep it the most important one. There is composition relation. Between object and instance variable. There is composition relation between object and instance variables, while there is aggregation relation. Between object and static variables. There is composition relation between object and instance variables, while there is aggregation relation between object and static variables. Okay, fine then. Next,
देखो अब चलो ये अपने को पता चल गया कि अगर एक क्लास को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो दो ऑप्शन है, या तो वो क्या कर सकता है इजी रिलेशन, मतलब उसको पेरेंट बना सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके या फिर डायरेक्ट उसके क्लास के नेम पे उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे हैज रिलेशन। बट सवाल यहाँ पे ये जनरेट होता है कि कब अपने को किस सिचुएशन में ईजे लगाना चाहिए और किस सिचुएशन में क्या लगाना चाहिए हैजे लगाना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपको यहां से ये भी पता चलेगा कि ईजे रिलेशन का नाम ईजे क्यों होता है। जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे अगर अपन इसको टैकल करने की ट्राई करें, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो एक क्लास है दैट इज लेट्स से पर्सन क्लास, मतलब एक पर्सन है, राइट। देखो हर एक पर्सन के पास क्या होगा, एक नेम होगा खुद का, हर एक पर्सन के पास क्या होगी कुछ ना कुछ एज होगी, राइट, और भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो हर एक पर्सन के पास है, लेट्स से कुछ ना कुछ एड्रेस होगा हर एक पर्सन, लेट्स से हर एक पर्सन के पास नेम होगा, एज होगा और क्या होगी एड्रेस होगी, राइट। ओके, उसके अलावा सपोज करो एक और क्लास आती है एंड दैट इज व्हाट, क्लास का नाम है लेट्स सपोज एम्प्लॉय। एक क्लास आती है एम्प्लॉय क्लास। अभी आराम से देखो एम्प्लॉय क्लास आती है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, देखो हर एक एम्प्लॉय के पास भी क्या होगा नेम होगा, एज होगी, और हर एक एम्प्लॉय के पास भी क्या होगा एड्रेस होगा, क्योंकि एम्प्लॉय भी तो एक तरीके से क्या है पर्सन ही तो है, तो ऑब्वियसली नेम होगा, एज होगा, क्या होगा एड्रेस होगा। तो अब जैसे एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय ने सोचा मेरे को क्या चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, एड्रेस चाहिए। एक तरीका तो मेरे पास क्या है, मैं अपने अलग से नेम बनाऊं, एज बनाऊं, एड्रेस बनाऊं। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, एक क्लास ऑलरेडी है, कौन सी पर्सन क्लास, जिसके पास तीनों चीजें हैं, नेम भी है, एज भी है और एड्रेस भी है। तो ये क्या कर सकता है, पर्सन क्लास की चीजों को यूज कर सकता है। तो अगर पर्सन क्लास की चीजों को यूज करना है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय के पास कितने ऑप्शन है, या तो ये ईजे लगाए या फिर ये क्या लगाए हैजे लगाए। चलो इस एम्प्लॉय ने डिसाइड किया कि मैं क्या लगाता हूं, वेदर इसका डिसीजन सही है या नहीं वो बाद में देखेंगे। एम्प्लॉय ने डिसाइड किया कि मैं खुद से तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन क्लास के अंदर ये सारी चीजें हैं, मैं तो क्या करना चाह रहा हूँ यूज करना चाह रहा हूँ। और उसने डिसाइड किया कि लेट्स से मैं यूज करना चाह रहा हूँ क्या लेके ईजी रिलेशन लगा के, मतलब मैंने क्या किया पर्सन क्लास को क्या बनाया पेरेंट, तो बाय डिफॉल्ट इसकी सारी प्रॉपर्टी किसमें आ जाएगी एम्प्लॉय। अब वेदर इसका डिसीजन सही था या नहीं बाद में बात करेंगे कि ईजे लगाना चाहिए था यहाँ पे या हैजे लगाना चाहिए था, वो थोड़ी देर में ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। बट अभी अपन क्या बात करते हैं ना, पर्सन की सारी प्रॉपर्टी किसमें आ गई एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के पास क्या है, नेम है, एज है और एड्रेस है। अब नेम एज एड्रेस के अलावा भी एम्प्लॉय के पास खुद की प्रॉपर्टी होगी क्या, जैसे हर एक एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ सैलरी मिलती होगी, एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली क्या मिलती होगी सैलरी मिलती होगी। दूसरा हर एक एम्प्लॉय की कंपनी का नाम होगा कुछ ना कुछ जहां पे वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली एक कंपनी का नाम होगा, राइट। नाउ तीसरा जैसे देखो हर एक एम्प्लॉय के पास ऑब्वियसली लेट्स सपोज कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन होगी कि वो कौन सी पोस्ट पे काम कर रहा है, नॉल तो सपोज से हर एक एम्प्लॉय के पास क्या है सैलरी है, कंपनी का नाम है और डेजिग्नेशन है। तो देखो एम्प्लॉय को तीन चीज पर्सन की तो चाहिए ही थी, प्लस खुद की तीन चीज एक्स्ट्रा इसके पास। देखो बाय डिफॉल्ट पर्सन की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल है एम्प्लॉय में, मतलब एम्प्लॉय का भी नाम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें होती है चाइल्ड में। अब आप इस चीज को रियलाइज करो, चाइल्ड की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल नहीं होती पेरेंट में, क्योंकि देखो क्या हर एक पर्सन की सैलरी हो सकती है नहीं, क्योंकि मान लो सपोज अभी स्टूडेंट है तो कोई सैलरी नहीं होने वाली ऑब्वियसली, या फिर अभी एज मान लो 4-5 साल की है तो कोई सैलरी नहीं होने वाली। क्या हर एक पर्सन की कंपनी का नाम होगा नहीं, अभी वो अर्न कर ही नहीं रहा है किसी कंपनी में, जॉब कर ही नहीं रहा तो उसकी कंपनी का नाम नहीं होगा। क्या हर एक पर्सन की कोई डेजिग्नेशन होगी नहीं। तो देखो चाइल्ड की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल नहीं होती पेरेंट में नहीं होती, क्योंकि चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट में सेंस नहीं बनाती एक्चुअली, लेकिन पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी चाइल्ड में। देखो हर एक एम्प्लॉय का भी नाम होगा, एज होगी, एड्रेस होगी, दैट इज वेल एंड क्लियर, राइट। सो सपोज यहाँ पे ये सीन है, देखो इससे फायदा क्या है, अगर इसने यहाँ पे ईजे लगाया मतलब पर्सन की सारी प्रॉपर्टी किसके पास आ रही है एम्प्लॉय के पास। तो अभी एम्प्लॉय के पास कितनी प्रॉपर्टी है 6। अब देखो कल को कोई नई क्लास आती है, फायदा क्या मैं बताता हूँ, कल को कोई नई क्लास आती है, जैसे एक क्लास है कौन सी मैनेजर, तो मैनेजर क्लास क्या करेगा, देखो मैनेजर के पास क्या होगा नेम, एज और एड्रेस तो होगा ही सही, हर एक मैनेजर का भी नेम होगा, एज होगी, एड्रेस होगी, प्लस मैनेजर की भी सैलरी होगी, कंपनी का भी नाम होगा, डेजिग्नेशन भी होगी। इसका मतलब मैनेजर किसको पेरेंट बनाना पसंद करेगा एम्प्लॉय को, ताकि ये 6 चीजें तो इसके पास सीधी आ जाए। इसके अलावा जो उसकी पर्सनल उसको ऐड करनी वो ये कर सकता है। लेट्स सपोज कि हर एक मैनेजर के अंदर में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे कि कितने प्रोजेक्ट को वो मैनेज कर रहा है, राइट। उसके अलावा भी और भी जो चीजें मैनेजर स्पेसिफिक है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। कल को मान लो ओनर आता है तो
ओनर को क्या चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, एड्रेस चाहिए, सैलरी, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, सारा कुछ। तो वो किसको पेरेंट बनाएगा, मैनेजर को, राइट। तो ऑब्वियसली पेरेंट बनाने का फायदा क्या है, पेरेंट मतलब ये एम्प्लॉय क्लास पर्सन की सारी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, प्लस इसने कुछ और ऐड कर दी। कुछ और ऐड करने से फायदा ये है, अब अगली जो क्लास आएगी उसको अगर ये सारी चाहिए तो किसको पेरेंट बनाए, एम्प्लॉय को। अगर उसको ओनली 3 चाहिए तो किसको पेरेंट बनाए, पर्सन को। देयर इज ऑप्शन, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जैसे मान लो वेदर ये डिसीजन सही था यानी थोड़ी देर बाद देखेंगे। सपोज एक यहाँ पे देखते हैं कार क्लास है, एक कार क्लास है। एम्प्लॉय को क्या चाहिए, कार चाहिए, एम्प्लॉय को चाहिए कार। तो फिर एम्प्लॉय ने लिया यहाँ पे कि एम्प्लॉय को चाहिए कार, तो एम्प्लॉय यहाँ पे कार लेता है और कौन सा रिलेशन लगा रहा है, लेट्स सपोज कि एम्प्लॉय यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगा रहा है इस कार पे, हैजे। एम्प्लॉय को कार चाहिए अगेन, तो दो तरीके, या तो क्या लगाए, ईजे, या क्या लगाए, हैजे लगाए। तो इस बार इसने सोचा कि मैं क्या लगाता हूँ, हैजे लगाता हूँ। वेदर इसका डिसीजन सही है या नहीं है बात करेंगे मैं थोड़ी देर बाद। चलो अभी एम्प्लॉय को जो पर्सन से काम था उसने क्या लगाया, ईजे। एम्प्लॉय को कार से काम था तो उस पर क्या लगाया इसने, हैजे। अब एक बार इसको पढ़ने की ट्राई करते हैं, जो भी इसने लगाया ना एम्प्लॉय ने उसके बेसिस पे। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते, कैसे पढ़ूंगा मैं, एम्प्लॉय ईजे पर्सन, राइट, एम्प्लॉय ईजे पर्सन। ओके, यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉय हैज ए कार, एम्प्लॉय हैज ए कार। एक बार आराम से देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय हैज ए कार। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ने की ट्राई करो। पहला स्टेटमेंट बोलता है एम्प्लॉय इज ए पर्सन, एम्प्लॉय एक पर्सन है, बिल्कुल सही है, हर एक एम्प्लॉय पर्सन होगा। दूसरा बोलता है एम्प्लॉय हैज ए कार, मतलब एम्प्लॉय के पास एक कार है, ये भी बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार के लिए मैं इसको उल्टा कर देता हूँ कि जहां पे इसको पर्सन चाहिए था ना, इसने क्या लगाया, हैज ए। क्योंकि ईजे हैज दो चीजें, एम्प्लॉय चाहिए, कार चाहिए, तो क्या लगाया, ईजे। सेंस ही चेंज हो जाएगा। एम्प्लॉय हैज ए पर्सन, एम्प्लॉय के पास पर्सन है, एम्प्लॉय ईजे कार, एम्प्लॉय एक कार है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो अब डिसीजन कैसे लेना है कि कहां पे आपका ईजे लगेगा, कहां पे आपका हैजे लगेगा, वो सुनिए। अगर किसी क्लास को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्लस उसकी प्रॉपर्टी में कुछ और एड ऑन करना है, तो क्या लगाने की रिक्वायरमेंट है, ईजे। लेकिन अगर किसी क्लास को दूसरी क्लास को जस्ट यूज करना है, कुछ एड ऑन नहीं करना है, तो क्या लगाना है, हैजे। जैसे एम्प्लॉय कार में कुछ ऐड करना चाहेगा क्या, कि कार खरीद के अपना इंजन बना के उसमें डाल रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहेगा ऑब्वियसली। इसको क्या करना है, खाली यूज करना है कार को, तो क्या लगाएगा, हैजे। बट एम्प्लॉय पर्सन को, पर्सन में कुछ चेंज करना चाहेगा, 3 प्रॉपर्टी यहाँ से 3 प्रॉपर्टी इसने खुद की ऐड कर ली, ताकि अगली जो क्लास आ रही है उसको 6 प्रॉपर्टी चाहिए तो किसको पेरेंट बनाएगा, एम्प्लॉय को। 3 चाहिए तो किसको बनाएगा, पर्सन को। तो सीधा सा लॉजिक यहाँ पे ये है, अगर किसी क्लास को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना है, यूज करने के साथ साथ एक्सटेंड भी करना है, जो कि इनहेरिटेंस का प्राइम पर्पज है, एक्सटेंड करना, तो फिर किसके पास जाएगा, ईजे। अगर किसी क्लास की प्रॉपर्टी को जस्ट यूज करना है, एक्सटेंड नहीं करना है, तो किसके पास जाने की रिक्वायरमेंट है, हैजे, राइट। तो फिर वो ज्यादा सेंस बनाएगा एक्चुअली। जस्ट राइट डाउन, लिखिए आप, हेड डालिए, ईजे वर्सेज हैजे रिलेशन, ईजे वर्सेज हैजे रिलेशन, ईजे वर्सेज हैजे रिलेशन, ईजे वर्सेज हैजे रिलेशन। यहां पे आप लिखिए, if a class want to use and extends, if a class want to use and extends properties of another class, if a class want to use and extends properties of another class, then EJ relation, then EJ relation is recommended to use, then EJ relation is recommended to use, EJ relation is recommended to use. Second, if a class just want to use, if a class just want to use properties of another class, if a class just want to use properties of another class, then has a relation, then has a relation is recommended to use, has a relation is recommended to use. If a class want to use and extends property of another class, then EJ relation is recommended to use. If a class just want to use properties of another class, then has a relation is recommended to use.
फाइन ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर सकते हो ये वाला, सो दैट आपको क्लैरिटी होगी कि क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट। यू कैन मेंशन दिस एग्जांपल, इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। तो पर्सन के पास 3 प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉय उन 3 प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहा है प्लस अपने हिसाब से कुछ एड ऑन करना चाह रहा है, तो फिर यहाँ पे ईजे। जस्ट किसी को यूज करना चाह रहे तो वहां पे हैचिंग। चलो देन यहाँ पे फिर अपन रोकते सेशन को, कंटिन्यू करेंगे अपन कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।